सिंधी अदब बाबति तव्हां ही मुख़्तसर तारीफ़ी डॉक्यूमेंट्री ॾिठी जेका तस्वीरी डॉक्यूमेंट्री हुई ऐं हाणे असीं हलंदासूं सिंधी अदब जे उन्हनि सितारनि मुतलिक़ ॻाल्हि ॿोल ॾांहुं जेके सिंधी अदब ते ईअं चमकी रहिया आहिनि जो ऊंदाही में बि रोशनी अदब अंदरि फैलिजी रही आहे। मां घणा पैनलिस्ट हुजण जे करे पंहिंजूं ॻाल्हियूं रखण बजाए कोशिशि कंदुसि त रुॻो सवाल कया ऐं उन्हनि खे हिते सॼा उन्हनि जो तारुफ़ उन्हनि जा नाला ई आहिनि, इन करे वधीक तारुफ़ में वक़्तु विञाइण बजाए मां सभ खां पहिरियां छॾींदुसि मोहतरमा अदी नूरुल्हुदा शाह साहिबा खे तूं मथे स्टेज ते अचनि ऐं उनखां पोइ मोहतरम जामी चांडियो साहब, मोहतरमा मेहताब अकबर राशिदी साहिबा, मोहतरम नाज सातो साहब, साईं अमजद सिराज मेमन साहब, अयूब शेख साहब, शाह मोहम्मद पीरज़ादो साहब, ही असांजा पैनलिस्ट आहिनि ऐं मदद अली सिंधी साहब हुआ जेके न अची सघिया आहिनि। मां समूरनि पैनलिस्ट खे गुज़ारिश कंदुसि त उहे मथे स्टेज ते अचनि। जेसि ताईं हू पहुचनि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असांजे अॼोके सेशन में पीर हिसामुद्दीन राशिदी, हमीदा खोड़ो, मोहम्मद उस्मान टीपलाई, गुलहसन कलमती, GM सैयद, हैदर बख्श जतोई, मिर्ज़ा कलीज बेग, शेख अयास, इन्हनि जी शख़्सियत इन्हनि जे कम मुतलिक़ असीं हिते ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। ऐं असां वटि हूअं त सिंध में तमामु घणा ॿिया वॾा नाला बि आहिनि, पर असीं चाहींदासूं त ही जेके सिंध जा अहम मुख़्तलिफ़ शोबनि जा अदीब आहिनि, मुहक़िक़ आहिनि, शाइर आहिनि, उन्हनि ते असीं ॻाल्हायूं। ऐं ख़ासि तौर ते शेख अयास जंहिंजो ही 100 साल असां हिन वक़्तु जेको आहे उन जा पूरा थी रहिया आहिनि। मर्ज़ी आहे तव्हांजी, मिक्स कयो भले। जाते भी उधर असां वटि टाइम कलाक आहे। मां पंहिंजे पैनलिस्ट खे गुज़ारिश कंदुसि त उन पंहिंजे 7 ॼणा आहियूं त उन टाइम खे उन जे दायरे में विराइजे ऐं इंसाफ़ भरियो। जेकॾहिं वक़्त जी ॻाल्हि कजे त हिकु माण्हूअ ते हिकु ॾींहं बि थोरो आहे, पर जेके बि मिंट असांखे मिलनि पिया उन्हनि मिंटनि आधार असां पंहिंजी ॻाल्हि पूरी करे वठूं। त मां चाहींदुसि त असां तारीख़ जी तरतीब मूजिबि ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं ऐं उन हवाले सां जेको असां वटि पहिरियों सभ खां अॻु में कम जे हवाले सां जेका शख़्सियत आहे यकीनन उहो मिर्ज़ा कलीज बेग आहे, जे सिंधी अदब जे समूरनि हवालनि में उहो पायोनियर लेखियो थो वञे। त उन हवाले सां असां सां मदद अली सिंधी साहब हुआ जेके न अची सघिया आहिनि, इन करे डॉक्टर अयूब शेख साहब उहो ज़िमो खयो आहे त मिर्ज़ा कलीज बेग साहब बाबति उहे इब्तिदाई तौर ते तारुफ़ पेश कंदा ऐं उन सां गॾु शेख अयाज़ बि आहे। उहो वरी मां चाहींदुसि त उन ते असां जामी चांडे खां उन ते वीचार वठंदासीं। डॉक्टर अयूब साहब, मिर्ज़ा कलीज बेग सिंधी अदब में पंहिंजी छाप कीअं छॾी आहे? दोस्तो, मिर्ज़ा कलीज बेग ते ॻाल्हाइणु तमामु सवलो आहे, हुन में का बि तकलीफ़ जी ॻाल्हि कान्हे। हुन 457 किताब लिखिया आहिनि, इन हिसाब सां हुन हर साल 5 किताब लिखिया आहिनि। हुन ईस्ट ऐं वेस्ट ॿिन्ही कल्चर्स खे पाण में मिलायो। इन खां अवल सिंधी पढ़ंदड़ वुड्सवर्थ, शेक्सपियर ऐं उन्हनि जा ड्रामा न ॿुधा हुआ, न उन्हनि जे बारे में ख़बर हुई। मिर्ज़ा कलीज बेग हिकिड़ो वॾो कमु इहो कयो। मिर्ज़ा कलीज बेग ॿियो वॾो कमु हीउ कयो त ज़ीनत नाले नाविल जेको हो उन खां अवल हुन शेक्सपियर जे ड्रामे ते कमु कयो, पर पाण ज़ीनत नालो ड्रामो जेको आहे उहो हुन लिखियो। उहो सिंधी जे पहिरें या ॿिए ड्रामे जी हैसियत रखे थो। उन खां पोइ हुन चेखौफ जो नाविल हो, उन जी ड्रामाई तश्कील ॾिनी इंक्वायरी ऑफिसर जे नाले सां, ऐं मुख़्तलिफ़ जेके हुन ऑफिसरनि जे हवाले सां, ज़मींदारनि जे हवाले सां, हारियुनि जे हवाले सां, ॿारनि जे हवाले सां, शागिर्दनि जे हवाले सां, नौजवाननि जे हवाले सां हुन 457 जेके किताब लिखिया, उहे असां समूरनि माण्हुनि जे अॻियां हिकिड़ो सुवाल बि आहिनि। ऐं ख़ासि करे जेके नई 30 जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे
457 किताब न पर 100 किताब लिखण जो शौक़ु हुजणु खपे। असांजा दोस्त चवनि था त अॼोके दौर में ऐं पुराणे दौर में ही फ़र्क़ु आहे त अॻे 100 किताब पढ़ी ऐं आलिम जेके आहिनि हिकु कहाणी लिखंदा हुआ, हाणे 100 कहाणियूं पढ़ी आलिम जेके आहिनि हिकु किताब था लिखनि। सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे थोरो इल्मी वुसअतनि खे तब्दील करणो पवंदो। मां जीअं त असांजो उहो मुक़ररु आहे कोन, आख़िरी ॻाल्हि मिर्ज़ा कलीच बेग साहिब जे लाइ तव्हांखे हीअ कयां त मिर्ज़ा कलीच बेग जा किताब उन मां तक़रीबन 100 किताब अॼु बि सिंधी अदबी बोर्ड जे वेबसाइट ते मौजूदु आहिनि। अवां मां जिन खे बि वक़्तु मिले त सिंधी अदब जे मोहड़ वारो जेको सिलसिलो शुरू थियो आहे उनखे सम्झण लाइ बि असां कलीच बेग खे पढ़ूं ऐं जेका साफ़ सादी सुठी ऐं सुहिणी सिंधी आहे उहा कीअं लिखिजे उन लाइ बि कलीच बेग खे पढ़ूं। तव्हांजी वॾी महिरबानी। भाई हाणे डॉक्टर साहब उन सां सिलसिले में तव्हां वटि जेको असुल नाला हुआ हरचंद राय विशनदास ऐं दीवान ॼेठामल उनखे बि तव्हां कंटिन्यू कयो हलो त जीअं तव्हां ॾे असां ॾियाराम ॼेठमल जेको आहे ही जेको डीजे सिंध कॉलेज आहे असां त उनजे नाले ते बि था विढ़ूं त इन जो नालो ही हुजणु खपे, इन जो नालो ही हुजणु खपे, पर सचाई ऐं हक़ीक़त ही आहे त ॾियाराम ॼेठमल ॿियो उनजो भाउ दीवान गिदूमल हुन हैदराबाद में कॉलेज खोलियो, हिन हिते कराची में खोलियो। ही पहिरियों कॉलेज आहे जंहिं कॉलेज मां 7 वज़ीर आज़म जेके आहिनि उहे पढ़िया आहिनि, जंहिं कॉलेज मां हज़ारे CSS उहे पढ़ी पास थी निकिता आहिनि। ऐं हिन कॉलेज जी बिल्डिंग ॾिसी सभु माण्हू पुछंदा आहिनि ही कॉलेज बि सिंधियुनि ठाहियो। आउं सम्झां थो त बिल्डिंगूं बि बहितर हुजणु खपनि, पर मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, तव्हां M.H. पंवर जो किताबु पढ़ंदव उन में हिकिड़ो मज़मून अथव माई यूनिवर्सिटी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। उन में हुन लिखियो त हू बॉम्बे यूनिवर्सिटी जे स्कॉलरशिप ते जॾहिं कोलंबिया यूनिवर्सिटी वियो त पहिरें ॾींहुं हुनखे चयूं त अॼु जेको तो पढ़ियो उहो तोखे सम्झ में आयो? चई इहो त मूंखे ख़बर आहे। ॿिए ॾींहुं 3 ॾींहुं महीने खां पोइ कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो बोर्ड वेठो त हीउ हिकिड़ो चरियो आयो आहे, हिन जे दिमाग़ जी चकास करणु खपे। असां हिनखे महीनो पढ़ायो आहे, चए थो मुंहिंजो इहो सभु पढ़ियलु आहे। उहो पोइ बोर्ड वेठो, उन चरिये खे चेक कयूं ऐं हुनखे M.H. पंवर साहब ॿुधायो त हीउ जेको महीनो तव्हां मूंखे पढ़ायो आहे इहो त मां फुलजी स्टेशन जे कच्ची बहराड़ीअ में पढ़ी आयो आहियां, हीउ तव्हां मूंखे छा था पढ़ायो? पोइ हुनखे वधाए ऐं 2 दर्जा अॻिते करे ऐं हुनखे वरी हफ़्तो पढ़ाए ऐं चयो त भला कुझु सम्झ में आयो? ई चई त ख़बर आहे। पोइ जे पक मुस्तनद चरियो आहे। वरी महीने खां पोइ कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो वेठो बोर्ड, उन कोलंबिया यूनिवर्सिटी जे बोर्ड में तय थियो त डीजे सिंध कॉलेज जी तालीम ऐं असांजी तालीम में को बि फ़र्क़ु कोन्हे ऐं हीउ M.H. पंवर उतां जो पढ़ियलु आहे, तंहिंजे करे हिनखे सभु कुझु अचे थो। हुनखे 6 महीना पोइ पंवर साहिब जी डिग्री ॿियनि शागिर्दनि खां 2.5 महीना 6 महीना अवल जी अथव, उहो रुगो डीजे साइंस कॉलेज जे करे। सो डीजे साइंस कॉलेज जेको आहे उहो माण्हुनि जूं हयातियूं बहितर कंदड़ ऐं माण्हुनि ऐं तारीख़ ऐं उनजे नस्लनि जा वक़्तु बचाईंदड़ ही कॉलेज आहे जेको असांजो वॾे में वॾो निशान। ॿियो माण्हू हो हरचंद राय विशनदास। हरचंद राय विशनदास जी कंपनी कायदे आज़म उन में इंटरनी थी आयो। हरचंद राय विशनदास खे नंढे मुंशी जी नौकरी मिली शिकारपुर में। चई त हेॾे नंढे मुंशी नौकरीअ खां हिते कंहिंजो नंढो मुंशी थियां। पोइ हिते म्यूनिसिपल में वियो। पोइ जेके 4 दिल्ली जे असेंबली पार्लियामेंट में सिंध जा बॉम्बे प्रेसिडेंसी जा 4 ॼणा वेंदा हुआ। उन में अलहंदो शाह हो, रईस गुलाम अहमद भुरगड़ी हो, जनाब हरचंद राय विशनदास हो
ऐं कराची चेंबर मां हितां अंग्रेज़ पंहिंजो माण्हू खणंदा हुआ। हरचंद राय विशनदास जा 1000 कम आहिनि, जीअं एडिसन जूं 1000 ईजादूं आहिनि, तीअं हरचंद राय जूं 1000 ईजादूं आहिनि। हिकिड़ी ईजाद तो तव्हांखे ॿुधायां, उन मां सम्झी वञिजो त हू छा हो। हीउ जेको एमेजिना रोड आहे, हिते लियारी नदी हूंदी, उन खां 5 साल अवल हिन दिल्ली जी पार्लियामेंट में हिकिड़ो एक्ट पास करायो। कराची पोर्ट ट्रस्ट जो जेको एक्ट आहे, उहो हरचंद राय विशनदास करायो। हरचंद राय विशनदास जे इन एक्ट खां पोइ हू वेठो म्यूनिसिपल में, ऐं उते उन्हनि खे चयईं त हीउ शहर तरक़ी न कंदो। चयूं छो? चई त हीउ कराची पोर्ट ट्रस्ट जे मुंहं में लियारी नदी आहे, इन लियारी नदी जे हूंदे ही शहर तरक़ी न कंदो। लियारी नदी 1 किलोमीटर परे वञी कराई ऐं एमेजिना रोड हितां ठारायईं जितां हे शहर वधी ऐं आबाद थियो ऐं कराची लेखजण लॻो। आख़िरी जेको साइमन कमीशन जो बिल हो, उन में हो बीमार हो, हुनखे इजाज़त न पई ॾिनऊं। कराची खां रेल में वियो, टेलीग्राम वई, हैदराबाद में डॉक्टरनि चेक कयो, समा सटा ते हू किरी पियो। वरी 2 कलाक रेल बीह रही, उन खां पोइ हुनखे वरी अॻिते लाहौर वठी आया। लाहौर हुनखे 2 ॾींहं अस्पताल दाख़िल कयऊं। त बि हुन चयो जा हुई जीअरी, छा लतीफ़ चयो, जा हुई जीअरी विरची न वेठी। पोइ उतां वियो, 2 ॾींहं लाहौर जी अस्पताल में रहण खां पोइ वरी रेल में चढ़ी दिल्ली पहुतो। दिल्लीअ जे रेलवे स्टेशन ते एम्बुलेंस में चढ़ियो। एम्बुलेंस दिल्ली जे पार्लियामेंट जे दर ते हुनखे लाथो, व्हील चेयर ते उतो चढ़ियो। जीअं हिते सिंधी असेंबली जी पुराणी बिल्डिंग में 3 ॾाका आहिनि, ईअं हुन जॾहिं ॿिए ॾाके ते चढ़ियो पए, कोलेप्स थी वियो, हुनजो साह निकिरी वियो, वञी भूई पेठी सिकंदी खे सॼ। महिरबानी अयूब साहब, असीं पहिरें हिसे में अदब, तालीम ऐं सिंध जी सनत जे हवाले सां वॾा नाला 3 उन्हनि जो ज़िक्र कयोसीं। हाणे असां ईंदासूं सिंध जी सियासत। 20वीं सदी ते बिना कंहिं शक जे सिंध जी क़ौमी सक़ाफ़ती सुञाणप जो ओञाण नालो साईं GM सैयद। साईं GM सैयद ते असां लाइ ॻाल्हाइण लाइ मौजूदु आहिनि साईं नाज़ साहिब। नाज़ साहिब, साईं GM सैयद 20वीं सदीअ ते जेका छाप छॾी आहे, जे मुल्क में वेठा आहियूं, उन जे ठहण खां वेंदे असांजी जेकी सिंधी ऐं सक़ाफ़ती ऐं क़ौमी सुञाणप खे हिकिड़ो नओं रंग ऐं ढंग ॾींदड़ GM सैयद, तव्हां उन मुतलिक़ पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। महिरबानी। हिकिड़ो जुमिलो मां इब्तिदाई तौर ते चवणु चाहियां थो पियो त साईं GM सैयद जे मामले में अदी नूरुल हुदा शाह ऐं महताब साहिबा ऐं मुंहिंजो ख़्यालु हीअ आहे त मुस्लमान खे मुस्लमान करण जी घुर्ज कान्हे। असां सिंधियुनि खे सभिनी जी ख़बर आहे, इन करे असां उर्दू में या कंहिं ॿी ॿोली में ॻाल्हायूं त जीअं असांजे ॿियनि दोस्तनि खे बि ख़बर पए त असांजा मशाइर हुआ छा, वधीक तव्हां जीअं चओ। हलो, मूं इहो पियो चवणु चाहियो त दुनिया में ऐं असां वटि बि अहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि जिन बाबति परसेप्शन्स मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि। साईं GM सैयद बाबति सभ खां जेको वॾो जुमिलो मुंहिंजे ज़हन में अचे थो, उहो इहो आहे त मोस्ट मिसअंडरस्टूड फिलासफर। माना हुन बाबति, हुन ते अहिड़ा त हुन बाबति अहिड़ियूं कहाणियूं, अहिड़ियूं मिथ ठहियल आहिनि जिन जो हुन सां को तालुक़ न आहे। हुनजो बुनियादी तौर ते कमु तव्हां ॾिसंदो त सॼो कमु 2 बुनियादी नुक़्तनि ते आहिनि। हिकिड़ो अख़्तियारनि जी मरकज़ियत जे ख़िलाफ़ु आहे, ऐं ॿियो सोशल चेंज जे पर्सपेक्ट में आहे। ऐं हुनजो लिटरेचर ऐं इल्म में जेको रोल आहे, उहो उन ई हवाले सां आहे। 1930s लेट 20s में सन में जेको हाणे को हाई स्कूल आहे, तॾहिं उहो स्कूल खोले थो। सन में स्कूल खोलण जो तसवुरु 1929-30 में तव्हां तसवुरु कयो, एंग्लो वर्नीकुलर स्कूल। ज़ाहिर आहे त हुनजो इम्पैक्ट उतां अचे थो, ऐं हुते कहिड़ा कहिड़ा माण्हू पढ़िया आहिनि, उन्हनि जो बि ज़िक्र थींदो रहियो आहे, जो हिसाब जन ॿिया।
पोइ जेको पॉलिटिकल कैरियर आहे हुन में तव्हां ख़िलाफ़त तहरीक फलाणा उहे जेके आहिनि उन पासे ॾे नथा वञूं पिया। पॉलिटिक्स में जॾहिं अचे थो पियो त आम तौर ते ख़िताब वठणु ऐं जागीरूं गॾु करणु ऐं इन्हनि मामलनि ते लड़ाई पई थी जंहिं ज़माने में, तॾहिं हुनजी जेकी सॼी पॉलिटिक्स थिए थी अॻियां अची करे पहिरियों कमु इहो थो करे पियो त जॾहिं हुनखे मौक़ो मिले थो पियो त सिंध यूनिवर्सिटी कंसीव करणु, हुनजी स्कीम आणणु ऐं पोइ उन ई स्कीम जे तसलसल में अॻियां जीअं हले थो पियो त असीं ॾिसूं सिंधी अदबी बोर्ड, सिंधी लुग़त, सिंधी जेको भिटशा कल्चरल सेंटर, इहो हिकिड़ो पूरो मामिलो थिए थो पियो। जेको इल्म ऐं अदब जो सभ खां वॾो कमु थिए थो उहो रिसर्च जो कमु थिए थो, ऐं रिसर्च बि अहिड़ी जेका समाजी तौर ते माण्हुनि जे इल्म अदब सां जे ज़ौक़ खे वधाए ऐं गॾोगॾु तव्हांजी सोशल चेंज में कमु ॾेई सघे। इहो सदाई जहिड़ो रहे थो पियो त अदब बराए ज़िंदगी या अदब बराए अदब, सैयद अदब बराए ज़िंदगीअ में ज़ाहिर आहे त हू बिलीव कंदड़ हुयो। उनजे करे तव्हां ॾिसो त जॾहिं ज़िले काउंसिल कराचीअ जा लोकल बोर्ड कराचीअ जा मेंबर थियनि था त हिते हिकिड़ा 2-3 कम वॾा कम थियनि था। मुहाणनि जो पहिरियों सर्वे थिए थो, मुहाणनि जे ॿोली इस्तलाहनि बाबति इब्तिदाई किताबचो तयारु थिए थो ऐं उन ई दौर में सिंध जे भाॻियनि बाबति डेटा गॾु थिए थी ऐं ही हुनजो जेको इल्म सां कमु आहे इहो कमु जेको अमली तौर ते वास्तो आहे त उनखे इल्मी तौर ते रिसर्च जे बेसिस ते कम खे अॻिते वधाइजे। ऐं जॾहिं पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स जेके थियनि था पिया, हीअ रियासत ठहे थी रिलीजियोसिटी जे बुनियाद ते ठहे थी, त हू इल्मी तौर ते रुॻो पाण वटि न पर दुनिया खां ॿाहिरि वञी करे बि इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे थो पियो जेके अॼु हुनजे जेको इल्मी छा चइजे त दूरस निगाहूं हुयूं उहे ॾिसनि पियूं थियूं। 1952 में वियना में ऑस्ट्रिया में कॉन्फ्रेंस थिए थी, उन में जेको एक्सट्रीमिज़म जो भूत जंहिं बाबति हिन वक़्तु असीं ॻाल्हायूं था पिया, उन वक़्तु हू ब्रिटिश ऐं अमेरिकन्स नुमाइंदा आहिनि, उन्हनि खे मुखातिब थी चवे थो पियो त तव्हीं नंढे खंड में जेको मज़हब जे नाले में हिकिड़ो कंसंट्रेशन करे रहिया आहियो, ब्लॉक्स ठहिराए रहिया आहियो, माण्हुनि खे जी ग्रूमिंग करे रहिया आहियो, इहो इंतिहा पसंदीअ जो हिकिड़ो अहिड़ो देव साबित थींदो जेको अॻियां हली करे समूरी इंसान ज़ात लाइ ऐं आलमी अमल लाइ ख़तरो थींदो। उहा तक़ीर छपी पई आहे त हुनजो सॼो जेको इल्मी तौर ते कमु आहे उहो हिकिड़े ख़ासि ॿियनि सां आयो। तॾहिं बाद वरी इन ई दौरान तो अॻियां अचे थो पिया त मिसाल तौरु हुन सैयद जेको पहिरियों कमु करे थो पियो हिन सिंध जी पंहिंजे कंटेम्पररी पीरियड खे जेकॾहिं तारीख़ में न त बि बायोग्राफीज़ में, यादुनि में, मेमोरीज़ में, मेमोयर्स जे सूरत में, किताबी सूरत में लिखे थो पियो जनब गुज़ारिम जिनसी। उनखे जॾहिं पढ़िजे थो पियो त उहो को माण्हुनि जा ख़ाका न आहिनि जेके असां अॼुकल्ह ख़ाका लिखजनि था न, जंहिंमें लिखूं था त शलवार टुणियुनि खां मथे पाईंदो हो, पटको फलाणो पाईंदो हो। उनजे बजाए जेको सॼो सोशल फैब्रिक आहे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके थाट प्रोसेस आहे, मुख़्तलिफ़ करंट्स जेके आहिनि उहे सभु हुन में रिफ्लेक्ट कनि था पिया उनखे। ऐं पोइ हिन सॼे दुनिया में हिन ख़िते में 1947 हिकिड़ो अपहेविल आहे मज़हब जे हवाले सां। उनजे करे हिकिड़ो प्रॉब्लम थिए थो पियो त पोइ हू जेको जीअं ॾिठो आहे मूं जेको बद में रिलीजन रियलिटीअ जे नाले में ट्रांसलेट थियल आहे, उहो अजीब क़िस्म जो किताबु अचे थो पियो जंहिं ते हिते फ़िक्री तौर ते तमामु घणो बहस थिए थो पियो ऐं सैयद जो पॉलिटिकल थाट पंहिंजे पासे ॾांहुं ऐं जेको ही ज़िंदगीअ बाबति मज़हबनि फ़लसफ़नि बाबति जेकी हुनजी अप्रोच आहे उहा पंहिंजे पासे ॾांहुं। ऐं इहो पीरियड ई अचे थो पियो जो सैयद बुरे नमूने
तीरनि जो निशानो थिए थो पियो। ऐं मूंखे इहो बि चवणु ॾियो, ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे त रुॻो रुजत परस्त न पिया उन ते तनक़ीद कनि या तीर वसाइनि, पर उन वक़्तु कोट एंड कोट पाण खे तरक़ी पसंदि सॾाईंदड़ बि इन मुहिम में गॾो गॾु हुजनि था। ऐं अॻियां बि जेकॾहिं हली तव्हां वरी बि ॾिसंदो त जेको इहा असांखे ॻाल्हि ॾुख ऐं एतराफ़ तौरु चवणी पवे थी पई त 1940s ताईं या 40s ताईं ऐं कंहिं हद ताईं 50s ताईं बि शाह लतीफ़ त असां वटि पीर हुयो। रिसाला अचणु शुरू थिया आहिनि, पर उन्हनि जूं तशरीहूं जेके आहिनि उहे तव्हां उन दौर जा जेके आहिनि रिसाला तरतीब ॾिनल उहे पढ़ंदव त माना जेकी मोखीअ जी कहाणी आहे, मोखी मतारनि जी कहाणी आहे, उन जी बि तशरीह तावील वरी हिकिड़े ख़ासि रंग में थियल आहे। यानी इन में मद शराब उनजो ज़िक्र न आहे, पोइ उनजा मद जो माना कुझु ॿी लिखियलु आहे, ॿिए जी माना। पर सैयद अची पहिरियों भेरो इहा ॻाल्हि करे थो पियो त सैयद हुबुल वतनीअ शाह लतीफ़ हुबुल वतनीअ खे कीअं थो ॾिसे। पैगाम लतीफ़ जेको किताबु आहे जंहिं ते एतराफ़ 12 थिया आहिनि, त सैयद इंटरप्रेट करणु शुरू कयो भिटाईअ जी नई तशरीह त ही हुबुल वतनीअ जो पैगाम कीअं अचे थो पियो। पोइ उनखां पोइ जेके हिन वक़्त जा इशूज़ आहिनि रुॻो रिकॉल करणु जेकॾहिं असीं चाहियूं, अगर हम रिकॉल करना चाहें तो मतलब इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कल ये दिन मनाएंगे हम सिंधी सकाफती दिन। GM से अर्ली 60s में लिखते हैं सिंधी कल्चर के जो इश्यूज हैं, और ये जो उस बुक में आप कल्चर पढ़ेंगे तो आपको वसीतर माना में मिलेगा। इस वक्त हमारी मैनिफेस्टेशन से जो कल्चर नज़र में आ गया है वो सिंधी टोपी अजरक और एक मखसूस मायने में आ गया है। वो टेंजिबल इंटेंजिबल ट्रेंड्स रवैया और वो अपने असेस और असास के साथ जिस कल्चर के जिक्र करते हैं वो एक अलग किताब है, वो जो सिंधी कल्चर। फिर जो नई सिंधला जदोजहद जो उनकी बुक है, उसमें आप जाके उसमें देखेंगे कि एकेडमिकली और अच्छा मूंखे आख़िरी जुमिलो चवणु ॾियो त उहो बि जेको लिटरेचर ऐं इल्मु अदब ते जेकी हुनजी गुफ़्तगू आहे उहा सिंध जे हिन वक़्तु जेको फ़िक्री तौर ते सिंध मज़बूतीअ जे फोरम सां बि ॻाल्हाए थी पई, उन जे बुनियाद रखंदड़नि में हिकिड़ो वॾो रोल असांजे पोइ सदीअ में साईं GM सैद जो बि आहे। महिरबानी नाज़ साहब, बिना कंहिं शक जे त असां जन माण्हुनि ते ॻाल्हायूं पिया। मूं अॻु में बि चयो त हीउ टाइम तमामु मुख़्तसर आहे, पर हीउ तारुफ़ी असां जीअं उन्हनि खे यादि कयूं पिया त उन ई दौर में हिकु ॿियो नालो ॿी धारा हैदर बख़्श जतोई, विरांगे खां अॻु में हैदर बख़्श जतोई, उन वक़्तु जॾहिं मई बख्तावर जो असां वटि सान्यो थियो, उन खां अॻु में टेंडेंसी एक्ट, उनजी सियासत, उनजी रोशन ख़्याली ऐं उन सां गॾु शेख हयाज़ बि विरांगे खां अॻु में इमर्ज पिए थियो। त इन्हनि ॿिन्ही शख़्सियतुनि जे हवाले सां मां साईं शाह मोहम्मद पीरज़ादे साहिब जो तमामु सुठो कमु आहे। शेख हयाज़ खे उन्हनि अंग्रेज़ी में बि ट्रांसलेट कयो आहे ऐं उनखां सवाइ उन्हनि खे पढ़ियो बि आहे। त मां चाहींदुसि त हैदर बख़्श जतोई ऐं शेख हयाज़ ॿिन्ही मुतलिक़ साईं शाह मोहम्मद पीरज़ादे साहिब पंहिंजा ख़्याल पेश करे। क्योंकि लिख के आया हूँ इसलिए वो ये बात नहीं होगी जो आदमी एक्सटेम इधर उधर हो जाता है। कामरेड हैदर बख़्श जतोई एक अफसर, एक अदीब और एक सियासी रहनुमा। सिंध की तारीख के झरोकों से कुछ शख्सियतें इस तरह झांकती हैं कि उनकी आंखों में आंखें मिलाना अपने आप को शर्मिंदगी में मुब्तला करता है। उनकी सरगर्मियों पर नजर डाली जाए तो वो माफूकुल फितरत मखलूक की तरह लगते हैं। ऐसी ही शख्सियतों में एक कामरेड हैदर बख़्श जतोई भी हैं। उनकी बहुत सारी खूबियों में से सबसे अफजल अनथक अमली सियासी कारकुन होना रही है। GM सैद ने उनका तज़किरा अपनी 1967 में छपने वाली किताब जन्म बिताया जिनके साथ यानी जन्म घारम जिनसी में जिक्र किया है। उनके मुताबिक हैदर बख़्श जतोई एक हसास दिल आदमी और इनकलाबी थे। उन्होंने दादा जेठमल परसराम के हवाले से लिखा है कि मैं जिन दिनों थियोसॉफी के असर में था तो एक दिन दादा जेठमल ने कहा कि मैं एक उम्दा नौजवान से मिला हूँ, उसकी तबीयत और ख्यालात भी बहुत उम्दा हैं। जन्म 1901 में बखो देरो में हुआ। 18 साल की उम्र में सिंधी फाइनल का इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास किया। कराची के DJ कॉलेज से BA अच्छे नंबरों से पास किया।
मुलाजमत तालका मुख्तार कार से शुरू की और तरक्की करके 1944 में डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए, लेकिन आम आदमी की दाद रसी न होते देख के रजाकाराना तौर पर ओहदा छोड़ दिया। इसमें पीर अली मोहम्मद राशिदी का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है और वो कहते हैं कि इनकी नज़्म जिए सिंध जब छपी तो सरकार ने उनसे कहा कि या तो किताब से हाथ उठाओ या नौकरी से, तो उन्होंने नौकरी छोड़ना बेहतर समझा और बकिया जिंदगी गरीब और बेबस लोगों और किसानों की हालत बेहतर करने के लिए वक्फ कर दी। लोगों में और ख़ास तौर पर नौजवानों के जहनों को अमली जद्दोजहद और शऊर की सतह बुलंद करने के लिए लेक्चर्स दिए। साथ ही साथ अमली सियासत के मैदान में सिंध हारी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और ताहयात सदर रहे। किसानों के मसाइल को उजागर करने के लिए एक मुजल्ला हारी हकदार शुरू किया और उसी दौर में कई इनकलाबी नौजवानों के मेंटोर बने। 1951 में सिंध सूबाई असम्बली के सामने हजारों किसानों के साथ मिलकर धरना दिया और सिंध टेनेंसी एक्ट असेंबली से पास कराने में कामयाब रहे। वन यूनिट के खिलाफ लोगों में शऊर बेदार करने के लिए ट्रेन मार्च भी किया। पाकिस्तान में सूबा सिंध की जमहूरी अवाम दोस्त और इनकलाबी सियासत में उनका कोई सानी नहीं। वो जिंदगी के इख्तिताम तक बीमारी और कमजोरी के बावजूद मुतहरिक रहे। सहाफत और अदब में बेशबहा खिदमात अपने पीछे छोड़ गए। किसानों के मसाइल और उनके हल के लिए एक अखबार निकाला। अदब के मैदान में शायरी के जरिए शऊर फैलाते रहे। उनकी नज़में जिए सिंध, आज़ादी ए कौम और ए सिंध के वडेरे कुछ इंसान बनो ज़्यादा मशहूर हुई। उस नज़म का एक बंद इस तरह है, वडेरा वतन पंहिंजो हारायो वेठा, मिठीअ सिंध पंहिंजीअ खे माराए वेठा, हक़नि पंहिंजनि खे कुहाराए वेठा, बचन माउरनि खे रुआराए वेठा, तॾहिं बि या दावा त पहलवान आहियूं, अञा भी चवनि था त इंसान आहियूं। उनका पहला शेरी मजमुआ तोहफा सिंध 1930 में शाये हुआ, जिसमें इकबाल की ज़मीन में शिकवा लिखी जो मौजू के हवाले से तबकाती खलीज को वाज़ेह करती और इकबाल की मुसलमान कौम परस्ती से एक नई और मुख्तलिफ समत में थी। उनकी सिंध के अवाम के साथ अमली जद्दोजहद की बिना पर बाबाए सिंध के लक़ब से जाने जाते हैं। उन्होंने एक बड़ा काम ये भी किया कि कुरान पाक पर अंग्रेज़ी ज़बान में किताब लिखी, जिसमें मक्की और मदनी सूरतों के डिक्शन पर बहस की है। जिगर के कैंसर की वजह से उनका इंतकाल 1970 में हुआ। सिंध के बारे में उसको कोई गलत फहमी नहीं थी। वो जागीरदार और मजहबी बयानिए को सिंध के लिए जहर कातिल समझते थे। उनके लिए सिंध का तस्वुर सिंध के मेहनत कशों से वाबस्ता था। 1969 में उनको इस जुर्म में गिरफ्तार किया कि नवाब शाह में एक इस्तकबालिया के दौरान पहली मरतबा उनकी नज़म की वजह से जिए सिंध के नारे लगे। उनकी इस मशहूर नज़म जिए सिंध, जो कि 1972 में बनने वाली सियासी प्रोग्राम जिए सिंध तहरीक से बहुत पहले 1967 में तबकाती हवाले से लिखी गई थी, उसके कुछ इक़्तिबास पेश करता हूँ। तुम पर सिंध हज़ार सलाम, खुश रह बाग व बहार मुदाम, खुश रह खंदा बा आदाम, जिए सिंध। भाई अपना हर इंसान, अपना तो है ये ईमान, अपना तो है ये इस्लाम, जिए सिंध। कीना फितना हो बर्बाद, कुर्ब मोहब्बत जिंदाबाद, अपना तो है ये पैगाम, जिए सिंध और जिए सिंध, जामे मोहब्बत पिए सिंध, खासों आम पिए ये जाम, जिए सिंध। सिंधी सोना सादा साफ, उसकी तलाश हक और इंसाफ, उसके पास निफाक हराम, जिए सिंध। जिए हारी और मजदूर, जिए हारियानी पुरनूर, मेहनत करते सुबह शाम, जिए सिंध। मुझे ख्याल है त सिंधड़ीअ ते सिर केरु न ॾींदो सहंदो केरु मयारो यार। शेख अयाज़ बि इन ई तसलसल में सिंध अंदरि पंहिंजो हिकिड़ो फ़िक्री छाप छॾी आहे, उन ते थोरी रोशनी विझंदा। हाँ, ये मैं ज़ाहिर के अपनी याददाश्त से बोलूँगा, इसलिए कि पहले मुझे नहीं बताया गया था, लेकिन उसको बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि मेरे दोस्त डॉक्टर आसिफ फ़रक़ी ने जब उनके साथ हमने एक प्रोग्राम रेलवे हॉल कराची में किया था,
तो उसने एक अंग्रेजी का जुमला कोट किया था किसी का कि आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। तो शेख कयास की निस्बत से उन्होंने कहा था कि उसमें एक जहत नहीं है, शायरी के हवाले से उसका जो कंट्रीब्यूशन है और उसमें जो कुदरत है उसको बयान करने की और लोगों के दिलों को गरमाने की, उसमें वो उन्होंने उस छाप से अभी तक सिंध का अदब नहीं निकला। और ये उसकी ख्वाहिश थी कि काश वो इकबाल पर पीएचडी करता, और वो इसको बताता था कि मैं छोटी उम्र में ही मुझे सारा इकबाल फारसी में भी याद था, और जब मैं रूस के दौरे पर गया था तो उनको मैंने इकबाल फारसी में सुनाया था। तो वो जो आहंग है, वो जो नज़्म का ज़ोरदार बयानिया है, वो उन्होंने भी शायद बहुत सारे लोगों की तरह इकबाल से लिया था, लेकिन उसमें उन्होंने कंटेंट 50 की दहाई के बाद उसमें जो फिर 1 यूनिट बना और एक गलत मफरूज़ा हमारी इस इंतज़ामिया को या इस्टेब्लिशमेंट को किसी ने दिया और वो उस पर चल पड़े कि पाकिस्तान मजबूत तब होगा जब यहाँ बाकी बसने वाले लोग अपनी शनाख्त ख़त्म करेंगे। अब ये उल्टा फार्मूला था, इसलिए कि वैसे तो सिंधी भी पाकिस्तानी थे पाकिस्तान बनने के बाद, लेकिन वो एक अजीब तरह का एक एडवेंचर था जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया और उसमें शिकस्त हुई और उसकी वजह से बंगाल अलग हुआ। लेकिन उसके बाद जो नेटिव लोगों का बयानिया था, चाहे वो सिंधी में हो, चाहे वो सराइकी में हो, चाहे वो बलोची में हो, चाहे वो पश्तो में हो, चाहे वो बंगाल में हो, उसको एक फ्यूल मिल गया, एक बहाना मिल गया, और वो बहाना का रद्द अमल बहुत जायज़ था। तो इस वजह से वो समझ लें कि यहाँ आप इनकलाबी लोगों की बात करें तो उनको भी अयाज से मदद लेनी पड़ती है, कौमी तहरीक वालों को भी अयाज की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और जमहूरी कुव्वतों को भी अयाज की ज़रूरत पड़ती है। और इस हवाले से वो शख्स इतना उसमें पोटेंशल था कि वो उनको जेलों में डाला गया, हालांकि उससे कोई इल्मी अदमी काम लिया जाता। वो सिंध यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरी का इस आसरे पर, इस उम्मीद पर उन्होंने ये कबूल की थी कि मैं शायद इसको शांति निकेतन बना दूंगा। अब ये उसकी सादगी समझें या क्या, लेकिन बहरहाल अब वो सिंध यूनिवर्सिटी तो उस तरह शांति निकेतन नहीं बन सकती थी, इसलिए वो बनाया इदारा था। तो वो वहाँ मतलब उसमें उसको मुतनाज़िया बन गए, और वो फिर जल्दी मार्शल लॉ लग गया, और फिर तो सारा सिस्टम पलट गया। लेकिन जो उसके शायरी का कॉम्बिनेशन है, आप उसमें नज़म लिखें, आज़ाद नज़म लिखें, पाबंद नज़म कहें, गज़ल कहें, वाई कहें, हैको कहें, तराइल कहें, कुछ ने हर किसी ने उसमें कुछ लिखे हैं। इन्होंने पूरी किताबें उस सेंस में लिखी और आखिरी वक्त तक वो लिखते रहे। और उस छोली बोली समरजू जो दानियाल ने छापा, उसमें उसने नज़म में और ज़्यादा तजुर्बात किए। तो मेरे ख्याल में अभी तक उसमें हमारे सिंधी शायरी में कुछ बहुत लिखा जा रहा है और कुछ लोगों ने अपनी शनाख्त भी बनाई है, लेकिन मजमूई तासुर शेख कयास के अलग अभी तक नहीं बना। और सिंधी शायरी पर उसकी गिरफ्त शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाद जदीद सिंधी अदब में बहुत मजबूत। मेहरबानी शाहवंत पीर साहब, शेख कयास की गिरफ्त सिंधी शायरी पर मजबूत है और कोई भी सियासी फिक्री धारा शेख कयास के सहारे के बगैर आज तक सिंध में आगे नहीं बढ़ पा रही। शाहवंत पीरजादे साहब खां पोइ हाणे हलंदासीं पाण सिंध जी तारीख़ जे पेरनि सां गॾु, ऐं उन हवाले सां यकीनन असां वटि जेको रोशन ख़्याल तारीख़ दान जेको सभ खां वॾो पहिरियों साम्हूं असांजे आयो विरहाङे बाद या विरहाङे जे थोरो अॻु में पीर हिसामुद्दीन राशिदी, ऐं उन जी कंटिन्यूटी में मैडम हमीदा खोड़ो। ही सिंध जी तारीख़ जे हवाले सां ॿ अहम नाला आहिनि। हिन ते मैडम महताब अकबर राशिदी जेका पाण हिकु तारीख़ सां लाॻापियल शख़्सियत आहिनि, जंहिंजी मूं पे चयो त टाइम असां वटि घटि आहे, त न त ख़ुदि हिननि जो बि वॾो तारुफ़ आहे। मां खेनि गुज़ारिश कंदुसि त पीर हिसामुद्दीन राशिदी ऐं हमीदा खोड़ो साहिबा ते हुनजी तारीख़ बाबति कम ते ॻाल्हायूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सभिनी को पहली थोड़ी सी एक गुजारिश मुंतज़मीन से मैं करना चाहूँगी
کہ جب آپ یہ اس طرح کی چیزیں پلان کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم کن لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں جن کے لیے 3 منٹ 5 منٹ کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر آپ گنیں ہم کتنے لوگ ہیں، تو جن کے لیے گفتگو ہوتی ہے میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ آخر کس طرح سے سبب کریں ان لوگوں کے تمام کارنامے جو وہ کر گزرے ہیں ہم کس طرح سے اس کو شارٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے ایوب صاحب آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ بھی منتظمین میں شامل ہیں، ہماری رائے آپ ضرور پہنچا دیں۔ آئندہ سے آپ اس طرح سے کریں کہ 3 سے زیادہ آپ پینلسٹ نہ بٹھائیں، اور جن پر گفتگو کرنے والی یا کتنی بھی کرنی ہے ان لوگوں کے لیے ذرا ٹائم دیں تاکہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ اب میں اگر پیر حسام الدین راشدی پہ بات کروں تو مجھے پتہ ہے یہاں زیادہ سندھی سمجھنے والے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں مشاہیر سندھ کا تعارف ان لوگوں سے کراؤں جو انہوں نے شاید جو ہمارا اردو دان طبقہ ہے اس کو نہ معلوم ہو، لیکن میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، اس لیے کہ پیر حسام الدین راشدی کا سب سے زیادہ تعلق اس وقت کے بڑے بڑے ادیبوں سے، اردو جاننے والوں سے، شعراء سے، ان سے زیادہ تھا۔ سندھی تو تھے ہی تھے، وہ تو ان کی دل و جان سے نزدیک تھے، لیکن کوئی ایسا شخص، ابھی مجھے نور بتا رہی تھی کہ کسی ایک سیشن میں جب گفتگو ہوئی ہے تو ہر بولنے والے نے پیر حسام الدین راشدی کو اس لحاظ سے یاد کیا کہ اردو مشاہیر کا جب آپ نام لیتے ہیں تو اس میں پیر حسام الدین راشدی کو نہیں نکال سکتے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس طرح کے لوگ جب ہم ڈسکشن میں آتے ہیں تو میں جتنا مجھے معلوم ہے، جتنا میں نے ان کے متعلق پڑھا ہے، وہ یہ کہ آپ یہ سوچئے کہ اللہ کی کیا وہ خصوصیات اور مہربانیاں ہوتی ہیں کسی بھی شخص کے اوپر کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہو، بہمن جو گوٹھ نصرت اسٹیشن کے پاسے میں، جن کے یہاں نہ اسکول تھا، نہ ٹیچرز تھے، مدرسے ہوتے تھے، اور ماں باپ انگریزی نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ انگریزوں سے نفرت تھی، تو وہ بچے پیر علی محمد شاہ راشدی اور پیر حسام الدین راشدی مدرسے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہاں پڑھ رہے ہیں فارسی، وہاں پڑھ رہے ہیں عربک، وہاں پڑھ رہے ہیں سندھی، اور اس کے بعد وہ جو ریلوے اسٹیشن تھا وہاں پر جو اسٹیشن ماسٹر ہوتا تھا وہ تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا، تو وہ تھوڑی بہت انگریزی وہ وہاں جا کے پڑھتے تھے۔ تو علم کی یہ جو طلب ہے اور یہ جو خواہش ہے کہ ہم سیکھیں، وہ شاید ایک قدرت کی طرف سے یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ وہاں سے وہ بچہ نکلتا ہے، میں اس میں پیر علی محمد شاہ راشدی کو نہیں شامل کر رہی کیونکہ ان کا کریئر پھر پولیٹکس میں چلا جاتا ہے، لیکن پیر حسام الدین راشدی جو ہیں وہ 19 سال کی عمر میں سکھر میں جا کے زمیندار اخبار کو ایڈٹ کرنے لگتے ہیں، 19 years of age editing a newspaper۔ تو اس میں ان کے پیچھے کیا سوچ ہوگی، کیا ان کا تجربہ ہوگا، انہوں نے کیا کیا ہوگا، تو یہ تمام سلسلہ چلتا رہا اس دوران۔ یعنی ان کا پہلا جو سمجھ لیجئے اوپننگ ہے وہ ایک صحافی کی حیثیت سے ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 19-20 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس میں مختلف اخبارات جو تھیں انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا، ان کے ایڈیٹر بنے، تو اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زمیندار اخبار کو انہوں نے کیا، وہاں پر 16 سال تک وہ رہے۔ الوحید کراچی، ستارہ سندھ سکھر اور ڈیلی قربانی کراچی، یہ اس وقت کے اخبارات تھے جہاں پر وہ ایڈیٹر رہے اور ان کو دیکھتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد المینار جنرل تھا، اس کو بھی انہوں نے دیکھا، لیکن جب ہم ان کے کارناموں کو دیکھتے ہیں، میں صرف مختصر بتاتی جا رہی ہوں کہ ان کا تعلق کن کن اداروں سے رہا۔ مہران، اس کا جو یہ میگزین تھا، اس سے ان کا تعلق رہا، سندھی ادبی بورڈ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہے، سماحی اردو ترقی اردو بورڈ کے ساتھ رہے، ایران شناسی، حکومت ایران کے ایک میگزین تھا وہ کرتے رہے، ایرانی جریدہ پارس، تاریخی ادبی ثقافتی جریدہ تھا، سندھی جو نئی زندگی سامنے جو واسطو رہے ہوا،
اس کے بعد ہسٹوریکل سوسائٹی جو تھی سندھ کی اس کے وہ ممبر رہے ہیں. یہ کیا کہ وہ تمام ان کی جو فیلڈز رہی ہیں جس میدان میں انہوں نے کام کیا ہے وہ تاریخ، ادب، تعلیم، کلچر. وہ انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی جس کو پہلے سندھی اکیڈمی کہتے تھے اس کے بانی ممبر تھے. انجمن ترقی اردو ان کے کہنے پہ شروع ہوا. ادارہ یادگار غالب ان کے کہنے سے شروع ہوا. انسٹیٹیوٹ آف سینٹرل اینڈ ویسٹ ایشین اسٹڈیز آف یونیورسٹی آف کراچی ان کے کہنے سے شروع ہوا. اور انہوں نے جو بہت سارے بورڈز اور گورنرز کمیٹیز ہوتی ہیں گورننگ، ان پر اب یہ صرف آپ سنتے جائیے کہ کون کون سے اداروں سے ان کا واسطہ رہا. سندھی ادبی بورڈ، انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی، سندھ آرکائیوز، برشا کلچرل سینٹر، حاجی عبداللہ ہارون کالج کراچی، اقبال اکیڈمی، اردو ڈیولپمنٹ بورڈ لاہور، اردو ڈکشنری بورڈ کراچی، ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان لاہور، نیشنل میوزیم آف پاکستان کراچی. اچھا، اس کے بعد جو سب سے بنیادی چیز جو ان کے اس میں جاتی ہے کریڈٹ پہ، وہ یہ ہے کہ سندھ کی تاریخ کے جو بنیادی مخطوطات تھے جن کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، تو چونکہ وہ فارسی زبان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے تو انہوں نے اس طرح سے اس کی یوں کی کہ جس طرح سے آدمی کسی کا پیچھا لے لیتا ہے اور یہ پیرو کھڑ بو آکیں جو کہڑے نمونے ساں اساں پانجی زبان جا یہ قصہ کتھاں شروع تھیا کتھے ختم تھیا. تو انہوں نے سندھ کی تاریخ کے متعلق وہ تحقیقی بنیادی مخطوطات حاصل کیے جو تھے، اور وہ مواد ڈھونڈ نکالا جس سے محققین لا علم تھے، پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمیں کہاں سے حوالہ ملے گا. انہوں نے سندھ کی تاریخ کے مختلف ادوار سے متعلق نہ صرف تحقیقی مواد ڈھونڈ نکالا بلکہ پھر اپنی تحقیق سے اسے جدید سندھ اور اس کو جدید دور سے جوڑ دیا، اس کو رہنے نہیں دیا، اس کو کنیکٹ کیا وہاں سے لے کے. ان کے جہاں تک علمی کام ہے انہوں نے ایڈٹ اور کمپائل کیے تقریباً 43 بکس، 43 کتابیں جو انہوں نے ایڈٹ بھی کی کمپائل بھی کی ہیں، اور وہ سندھی میں، پرشین میں اور اردو میں. مکلی نامہ ان کی تحقیق کا ایک شاندار کارنامہ ہے جو اوریجنل تو شاید 50-60 پیجز کا لکھا ہوا تھا، لیکن جب پیر سام الدین راشدی نے اس پہ کام کیا تو 700 صفحات سے بڑھ کے ان کی تحقیق اور ان کی جو تجویزیں تھیں وہ سامنے آئی ہیں. مقالات شورا، تکمیل مقالات شورا، تاریخ مظہر شاہ جہانی، ترخان نامہ، تذکرہ شعرائے کشمیر، 5 اس کی جلدیں ہیں. تاریخ روضۃ السلاطین، تاریخ میر معصوم بکری، ہو تھی ہو نیہ، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے تقریباً 20ویں صدی کا جو آدھا حصہ ہے ہو تھی ہو نیہ سندھ کے حوالے سے انہوں نے اس پر بات کی ہوئی ہے. 300 research papers in Sindhi, Persian and Urdu which were read in various national and international conferences. عالمی طور پر، یہ میں کہہ رہی ہوں عالمی طور پر، وہ فارسی کے بڑے تاریخ دان، مورخ اور ایران کی تاریخ، ادب اور ثقافت پر اتھارٹی سمجھے جاتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی صرف ایک دفعہ، لیکن ان کو حکومت ایران بار بار بلاتی تھی، اور ان کو 1962 میں نشان سپاس لٹریری ایوارڈ جو تھا ایران کا وہ دیا گیا. پھر ان کو دوبارہ سے نشان سپاس اول یعنی ہائیسٹ نشان دیا گیا 1966 میں. 1974 میں یونیورسٹی آف تہران نے ان کو آنرری ڈگری آف ڈاکٹریٹ دی ہے،
और फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टू लैंग्वेज, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1964 में सितारा इम्तियाज़ उनको दिया गया है। अच्छा, ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 11 सच पीपल जिनको जो इंटरनेशनली जाने जाते थे और जिसको हुकूमत ईरान ने ये काम सौंपा था कि आप ईरान की तारीख पे हमें काम करके दें। इतनी 1000 साला तारीख पर 11 लोगों को, जिनको दुनिया भर से जो मुहक्किकीन थे आला पैमाने के, उनको बुला के कहा गया कि जी हमें काम करके दे। वन ऑफ देम वाज पीर हिसामुद्दीन राशदी। अच्छा, उनके जो अपने ज़ाती सिफात थे और शौक़ थे, एक तो लिखना पढ़ना तहकीक, लेकिन ही वॉज एन एक्सेलेंट फोटोग्राफर। और सिंधोलॉजी में मैं डायरेक्टर जनरल रही हूँ, डायरेक्टर सिंधोलॉजी, तो उनकी कोई 25,000 फोटोग्राफ्स ओनली ऑन मकली ग्रेव यार्ड। 25,000 फोटोग्राफ्स ओनली ऑन मकली ग्रेव यार्ड, जिनको देखने के बाद ये बताया गया कि ये किसकी कब्र है, ये किसकी कब्र है, ये किसकी कब्र है, वो देखा गया। मैडम हमीदा खोड़ो ते विजय करे न त या न घुरायो, असां पसी न कंदासीं। मां तव्हांखे अॻु में ई चयो, या ज़्यादती हुननि सां मां न थियणु ॾींदसि, वापसि कंदसि, पर आख़िरी शयूं चवणियूं आहिनि। प्लीज़ लिसन। हाणे चुप करे ॾेखारियो, कराए ॾेखारियो। अच्छा, उसके लिए ये है कि बात करने में बहुत फ्रैंक होते थे, बोल्ड होते थे, फिक्र नहीं होती थी मैं क्या कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। बात करने का अपना तरीका होता था। नौजवान उनको हर वक्त घेरे रहते थे। उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये कल के बच्चे हैं, मैं इनसे क्या बात करूँ, लेकिन वो उनका पूरी कंसंट्रेशन उनके ऊपर होती थी कि उनको बताएं कि ये किस तरह से काम करना है। जबकि पीर अली मोहम्मद शाह राशदी के करीब कोई फटक नहीं सकता था, लेकिन ये अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को साथ रखते थे। ये इनकी बहुत बड़ी खुसूसियत थी। डॉक्टर शमिल ने जब ये कहा कि जब हम कहीं जाते थे, वो उनको बताते थे कि तुमको इस पे तहकीक करनी है, तुम्हें इस पे तहकीक करनी है। आप पढ़ें उनके ये मज़ामीन। मैं रात को 3 बजे तक पढ़ती रही और मेरा दिमाग जो था, हालांकि जो कुछ थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन अबुल लैस सिद्दीकी क्या कह रहे हैं, जमीलुद्दीन आली साहब क्या कह रहे हैं। मैं कहती हूँ कि उर्दू दानों का एक बहुत बड़ा तबका था जिनको उन्होंने अपने साथ मिला के रखा। और ये मैंने बताया कि अच्छा, मज़े की बात, न अमीर बनना चाहते थे, न वज़ीर बनना चाहते थे, न कुर्सी लेना चाहते थे, हमेशा ख़ुद को दूर रखा। और वो मुहक्किक थे, मुस्तनिद थे, तारीख़ के और माजी के हवालों पर बेशुमार उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं। उनके मिजाज में बड़ी गर्मजोशी होती थी, नौजवानों के लिए दिल कुशादा रखते थे, और इसी तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी को उन्होंने 8,000 से ज़्यादा मखतूतात डोनेट किए, अपनी विल में रखा, वसीयत में लिखी वियो। ऐं उते कॉर्नर क़ाइमु आहे, शाह पीर हिसामुद्दीन राशदी कॉर्नर, तमामु क़ीमती मखतूतात and 27,000 बुक्स इस्लामाबाद की कायद आज़म लाइब्रेरी में है। और एक सर्वे किया था यूनेस्को ने, जिसमें उन्होंने एशिया के 10 प्राइवेट जो लाइब्रेरीज़ हैं उनमें वन ऑफ द लाइब्रेरी वाज कंसिडर्ड पीर हिसामुद्दीन राशदी की लाइब्रेरी। तो हम ये कहें कि हम जितना भी सिंध की ज़मीन उन पर फ़ख्र कर सकती है वो फ़ख्र करे, लेकिन मुझे सब जो नौजवानों से जो यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप लोगों में से कितनों ने उनको पढ़ा है, आप लोगों से में कितने हैं जो उनको आज याद करते हैं, हम लोगों में से कितने हैं जो चाहते हैं कि हम उनकी किताबों को दोहराएं, हम में से कितने हैं जिनको ये मालूम है कि उनकी किताबें आजकल कितनी आउट ऑफ प्रिंट हैं, हम में से कितने हैं जिनको ये फ़िक्र है कि ये हमारा विरसा है, इसको हम बचा के रखें, हम में से कितने को ये ख्वाहिश है। मुझे नहीं पता कि कितने जो इतनी हमारी सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं
कोई एक बता दे कि उन्होंने अपने किसी रिसर्च स्कॉलर को ये कहा हो कि वो पीर हिसामुद्दीन राशिदी पर कोई तहकीक करें। हमें ये ख्वाहिश नहीं है। आप अपने आप से सवाल पूछें, पंहिंजो पाण खां तव्हां पुछो त जेके कुझु असांजे लाइ ई करे विया, असां उन्हनि जे लाइ छा था कयूं पिया। इहो सवाल तव्हांजो मूंखां आहे, असां सभिनी खां सवाल आहे। आई एम सॉरी बट आई टुक योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। मैडम हमीदा खोड़ो ते बि तव्हांखे ॻाल्हाइणो, कुझु लफ़्ज़ उन्हनि मुतालिक़ बि ॻाल्हाए छेड़ियो था न हाणे। पर अच्छा, कोशिश सिंध करे के- थोरो मैडम न, न, माज़रत ठीकु सां आहे, ठीकु आहे, ठीकु ॿिया आहे, पैनलिस्ट बिल्कुलु वेठा आहिनि। मौक़ो आहे त असां हथों वञण कोन ॾींदासीं। देखिए, जहाँ पर सिंध में हमारे मुहक्किकीन ने, तारीख़ नवीसों ने, मर्दों ने काम किया, मर्दों का माशरा है, लेकिन वहाँ की औरत जब उभरी है तो उसने काम करके दिखाया है, और वो मर्दों से पीछे नहीं रही। डॉक्टर हमीदा खोड़ो का ताल्लुक़ भी लाड़काना की सरजमीन से है, आकिल का छोटा सा गांव है। उनके लिए वो खुशकिस्मत खातून थी। वालिद साहब उनके चीफ मिनिस्टर थे, पढ़े लिखे आदमी थे। बेटी को अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाया, फिर बाहर भेज दिया। ऑक्सफर्ड से पढ़ी, कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ी, सिंध यूनिवर्सिटी में उन्होंने डायरेक्टर ऑफ हिस्ट्री हुई। उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। 2 दफ़ा वो सिंध की मिनिस्टर रही हैं एजुकेशन की। बहुत सारी पब्लिकेशन उनके नाम की हैं, सिंध थ्रू द सेंचुरीज़, मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध। मोहम्मद अयूब खोड़ो अपने वालिद साहब पर उन्होंने किताब इसलिए लिखी कि सिंध की तारीख़ में और सियासत में उनका किरदार बड़ा मुतनाज़ रहा बिकॉज ऑफ वन यूनिट। तो वो उनके कामों को, कारनामों को जो बाकी उन्होंने किए थे वो सारे उसमें चले गए थे, ख़त्म हो गए थे। अयूब खोड़ो का कैरेक्टर हमारे सिंध के उसमें बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रहा है। तो उन्होंने अपने वालिद साहब पर ये किताब लिखी थी, मोहम्मद अयूब खोड़ो, कराची मेगा सिटी ऑफ अवर टाइम्स, उन्होंने एडिट किया। डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये भी किया। उसके अलावा जब पढ़ाने और सरकारी नौकरी के बाद ख्वाहिश हुई कि वो सियासत में भी आएँ, तो वालिद साहब के उनके भी ताल्लुकात तो होते थे GM सैयद से, ये भी थी। तो उन्होंने एक कोई फोरम था, GSF के नाम से नहीं था, लेकिन एक फोरम था जो उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मुस्लिम लीग में चली गई थी। लेकिन वो मेरा ख्याल है उनका जो जहन था वो इतना पॉलिटिक्स की तरफ नहीं था, और वो कामयाब एक पॉलिटिशियन जो प्रैक्टिकल मैदान में काम करने वाले होते हैं वो इसमें इतनी कामयाब नहीं रही। उनका बैकग्राउंड जो था वो लिटरेरी था, रिसर्च वाला था, तो वो उसमें ज़्यादा मशगूल रही। मैंने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा सिंध यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे नौजवान उनके पास जाते थे, बहुत अच्छे तरीके से वो उनको सिखाती थी। तो इस तरह से हमीदा खोड़ो जो है वो हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन के लिए उन्होंने भी रास्ते खोले और कोशिश की कि वो अपने कलम से, अपनी सोच से, अपनी तहकीक से अपनी सोसाइटी को कुछ न कुछ देकर जाएं। महिरबानी मैडम मेहताब अकबर राशिदी साहिबा, सिंध जे ॿिनि वॾनि नालनि पीर हसामुद्दीन राशिदी ऐं हमीदा खोड़ो ते ॻाल्हायो। त चवंदा आहिनि त जेको फिक्शन आहे उहो हिकिड़ो आर्ट आहे, उन आर्ट में इहो आर्ट आहे त तमामु वॾी ॻाल्हि इंतिहाई मुख़्तसर अंदाज़ में कई वेंदी आहे। ऐं इन हवाले सां असां वटि 2 वॾा नाला रहिया आहिनि। हिकु मोहम्मद उस्मान डीपलाई साहिबु, जेको पंहिंजे वक़्त में, पंहिंजे दौर में 100 खां मथे नाविल लिखिया ऐं उनखां सवाइ उनजो ॿियो बि कमु आहे। ऐं उन खां पोइ असां वटि जेको कराचीअ जी सुञाणप बणियो गुल हसन कलमतीअ साहिबु। हिन ॿिन्ही ते ॻाल्हाइण लाइ मां गुज़ारिश कंदुसि साईं अमजद सिराज मेमण साहिबु खे उहे मोहम्मद उस्मान डीपलाई साहिबु ऐं गुल हसन कलमतीअ साहिबु ते पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार कनि। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं आर्ट्स काउंसिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सेक्शन रखा जिसमें सिंध के मशाहिर को याद करने का उन्होंने बंदोबस्त रखा। मैं बहुत मुख्तसर रहते हुए आपका तारुफ़ कराऊंगा मोहम्मद उस्मान डीपलाई साहब से, जो कि थरपारकर के एक छोटे से गांव डीपलो में पैदा हुए। कुछ वक्त शुरू में उन्होंने अपनी तालीम हासिल करने के बाद कुछ बिज़नेस किया बदीन में, लेकिन उसके बाद फिर वो
इशाअत के जो शौक़ था उन्होंने पहला उसमें जो किया वो मुख्तलिफ अखबारों के हवाले से उनका काम है। इबरत अखबार बहुत मशहूर अखबार है, वो उन्हीं का शुरू किया था 1942 में, जो कि पहले माहवार निकलता था, फिर उसको हफ्तेवार भी कर दिया गया था 1951 में। इसके अलावा उनके बारे में जो मैंने एज आई सेड, क्योंकि मुख्तसर रहना है, एक चीज़ बहुत मुझे स्ट्राइकिंग लगी, वो ये थी कि इनिशियली वो एक बहुत ही इल्मी आदमी थे और नमाजी परहेजगार भी थे, और उनका दीनी तालीमात के बारे में काफ़ी काम करते थे वो, और वो मौलाना मौदूदी साहब की जो नुक्ता फ़िक्र है उससे थोड़ा सा इम्प्रेस थे। लेकिन जो कि आमतौर पे होता नहीं है कि जब उनको तरक्की पसंद तहरीक के लोग हैदर बख्श जतोई साहब, जोयो साहब और ऐसे लोगों की सोबत हासिल हुई, तो उन्होंने फिर ख़ास करके 1 यूनिट के ज़माने में उन्होंने अपने बहुत ही उनकी फ़िक्री तब्दीली आई उनमें, और उन्होंने उसके हिसाब से न सिर्फ रिसाले लिखे, नॉवेल्स लिखे, लेकिन उस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनको 1981 में उनकी वफ़ात हुई, और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी 2000 बाद में, उनकी डेथ के बाद 2004 में आई थिंक उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। तो ये थी बहुत ही शॉर्ट बात उस्मान टी प्राइस साहब के बारे में। दूसरी बात मैं करूँगा गुलहसन कलमती के बारे में। वो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था। मुझे उनका ज़ाती डॉक्टर होने का भी शरफ़ हासिल है। दोस्त की हैसियत में उसको तकलीफ़ जो भी हुई वो मेरे पास ही हमेशा आया करते थे। उनका हम जैसे लोगों की खुशबख्ती होती है कि अच्छे लोग जो हैं हम उनसे वास्ता हो। तो मेरी ये खुशबख्ती है कि उसने जो हिस्ट्री पे जो काम किया है उसमें सारी जो आपने किताबें, सिंध जा लाफानी किरदार, सिंध जा सामूंडी बेट, मारवी, कराची सिंध जी मारवी, ये तीनों किताबें मैंने इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट कर चुका हूँ और वो छप चुकी हैं। आखिरी जो किताब थी मारवी, वो मेरे ख्याल में उसका सबसे शाहकार किताब उसका वो है, क्योंकि उसमें तमाम जो ये छोटी किताबें हैं जो छपी हुई, उसका सारा का निचोड़ उसमें भी उसने एज अ चैप्टर दिया है। और वो डाओ यूनिवर्सिटी के ओझा हॉस्पिटल में दाखिल थे, मैं उनसे मिलने गया, फिर मैंने अहमद शाह को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा था एज ए डॉक्टर के उनके पास अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। तो ये बात ऐसे कहने की नहीं होती, तो इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने शाह साहब को फ़ोन किया, फिर मैंने हामिद आखून साहब को फ़ोन किया रात को, और विद इन 10 डेज़ उन्होंने एक तकरीब रखी जिसमें हामिद आरून साहब और बाकी सारे लोग उस किताब का, अंग्रेज़ी किताब का जो है इनाग्रेशन कराया। गुलहसन की ख़ास बात यह है कि वो ऐसे नहीं लिखता था, वो खुद जाता था वहाँ पर, और ख़ास तौर पे जो आप उसका किताब उनकी जो है सिंध जा सामूंडी बेट, कोस्टल आइलैंड्स ऑफ सिंध, उसमें वो कश्तियों में चढ़ के ऐसी ऐसी जगहों पर गया है जिस पे जो नाखुदा था वो कह रहा था कि भाई यहाँ से फिर वहीं पे कहीं रह लेना या कश्ती में सो जाना, वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि फिर लहर चढ़ जाएगी। और ये मैं माहीगिरी के कुछ कानून नियम होते हैं, वो नियम शियम गुलहसन को नहीं रोक सकते थे। उसका 2-3 दोस्त उसी के जैसे थे, जिसमें रहमान गुल पालारी है, 1-2 और उसके दोस्त हैं, मौला बख्श और अली नवाज़। उसने अपनी सारी किताबें जो हैं वो बहुत मुश्किल से छपवाईं, क्योंकि वो कोई अमीर आदमी नहीं था, दिल का बड़ा अमीर था वो। और उसकी जो तारीख़ के लिए जो खिदमात, मेरे ख्याल में जो कराची के लिए जो उसने किताब छोड़ के गया है वो एक शाहकार किताब है। और वो बड़े वक्त तक गुलहसन की जो कमी है हमें महसूस होती रहेगी। शुक्रिया। महिरबानी साईं। ऐं गुलहसन कलमती चवंदो हो त मूं हिकिड़े किताब ते 6 लाख रुपया ख़र्च कयो सिर्फ़ु ट्रेवल में, पोइ इहे कम बि थींदो आहे जंहिं खीसे मां ख़र्च करे ई वधायो। हाणे असां हलूं था 2 अहिड़ा सिंध जा सितारा जन सॼी सिंध खे पंहिंजे शहर में वरितो, ऐं मां चाहींदुसि उन्हनि खे शहर में वठंदड़ जेको आहे, जेको नौजवाननि खे अॼु जे दौर में शहर में वठे पियो, उहो जामी चांडियो आहे। ऐं जामी चांडे खे गुज़ारिश कंदुसि M.H. पंवर साहब ऐं रसूल बख्श पलीजो साहब, इन्हनि ॿिन्हिनि जी शख़्सियत ऐं कम ते पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल कनि।
गुज़ारिश साॻी आहे ऐं मूंखां वधीक सम्झनि था। बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल से अदीब महताब ने जो बात की है वो बहुत बुनियादी बात की कि ये बड़ी ज़्यादती है कि एक नशिस्त में हम बहुत से मौज़ूआत रख देते हैं और बहुत से स्पीकर्स होते हैं और किसी मौजू को भी हम निभा नहीं पाते। तो मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दो शख्सियात जिनके बारे में मुझे कहा गया कि मैं आपसे चंद बातें करूं, मैं शुरुआत पलियो साहब से करता हूं। और वैसे इस सेशन में जितने भी मशाहीर और आलिम अदीब जिनका जिक्र हो रहा है वो सब हमारे लिए यकसा मोहतरम है और उन सब का एक गैर मामूली किरदार है इनकी तारीख़ में, अदब में, समाज की तश्कील और तरवीज में। उन शख्सियात में रसूल बख्श पलियो साहब भी एक बहुत गैर मामूली आलिम भी थे, वो एक अदीब भी थे, वो एक ओरिजिनल मुफक्किर भी थे, वो एक नकाद भी थे और वो एक सियासी रहनुमा भी थे और हैं। पलियो साहब के बहुत से पहलू हैं, उनकी शख्सियत बहुत हमागीर है, इसलिए तमाम पहलुओं पे बात यहाँ शायद मुमकिन ना हो। मैं सिर्फ उनकी, चूँकि वक्त बहुत महदूद है, तो मैं सिर्फ उनकी जो एक आलिमाना और अदब में खिदमात हैं मैं सिर्फ उनको फोकस करूँगा और उनके सियासी और दीगर पहलू इस नशिस्त में ज़ेर बहस नहीं आएंगे। पलियो साहब की जो ये तीन जो मैंने बातें कही कि बतौर एक सियासी मुफक्किर के या एक इनकलाबी या तरक्की पसंद मुफक्किर के, तो हम देखते हैं कि जिस तरह बात हुई साईं जी एम सैयद की और जोहर साहब की बात भी होनी है, तो पलियो साहब भी जदीद सिंध के फिक्री मैमारों में से हैं। जदीद सिंध का कोई हवाला इन शख्सियात जिसमें साईं जी एम सैयद हैं, जोहर साहब हैं, पलियो साहब हैं, इनके बगैर नहीं हो सकता। तो पलियो साहब भी जाहिर है कि वो चूँकि मार्क्सी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, वो तरक्की पसंद अफकार के हामिल एक आलिम और रहनुमा और अदीब थे। तो उन्होंने जो सिंधी ज़बान में जो सियासी और फ़िक्री अदब प्रोड्यूस किया, जो मैंने 9 जिल्दों में उनकी तमाम तहरीरों को कंपाइल किया है, जिसमें से 4 बड़े वॉल्यूम शाया हो चुके हैं और अभी भी 5 वॉल्यूम जो है वो इशाअत के लिए हैं कि वो शाया हों। तो पलियो साहब का जो सियासी अदब है वो बुनियादी तौर पर एक फ़िक्री अदब है। यानी उनकी किताबें आप देखें, जो उनके मज़ामीन के मजमूए हैं, सुबह थींदो, वो एक बहुत बुनियादी किताब है जिसमें तबकाती सवाल को, कौमी सवाल को, आलमी साम्राज्यत के सवाल को, जमहूरियत के सवाल को मार्क्सी इनकलाबी और तरक्की पसंदी की रूह से सिंधी समाज के तनाजुर में पेश किया गया है, जो कि बहुत गैर मामूली किताब है। इसी तरह उन्होंने अपने सियासी अदब में बरे सगीर की तारीख़ पर मज़ामीन की सीरीज़ लिखी है, सिंध की तारीख़ पर उनके बहुत से मज़ामीन हैं। उनकी सिंध के समाज के बारे में जितनी गहरी बसीरत के हामिल उनके मज़ामीन हैं वो बहुत गैर मामूली हैं और वो मैंने सियासी अदब के जो 3 जिल्द हैं उसमें कंपाइल किया है उनको। तो पलियो साहब की अगर आप सियासी अदब में देखें तो एक तरफ मौज़ूआत की वुसअत हैरान कर देती है कि एक शख्स की तहरीरों में इस कदर बड़े आलमी और से लेकर मकामी मौज़ूआत तक एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो वुसअत के एतबार से भी पलियो साहब का काम गैर मामूली है, लेकिन वुसअत इतनी बड़ी बात नहीं होती जब तक उसमें गहराई ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जो पलियो साहब की तहरीरों में जो तारीख़ का शऊर है और तारीख़ का एक डायलेक्टिकल शऊर है, तारीख़ का जो एक इदराक है, वो उनका ख़ास उनकी पहचान थी। तो सियासी अदब के हवाले से जो उनकी तहरीरें हैं, चाहे उनकी किताबें हों, उनके मज़ामीन हों, पलियो साहब बतौर एक नकाद के और अदीब के भी उनकी खिदमात बड़ी गैर मामूली हैं। मैं चंद मिसालें ही दे सकता हूँ चूँकि वक्त कम है। ये जो बात हुई मुझसे पहले नाज सैतो साहब ने की कि जब ये सिंध में एक नया सिंध, एक जदीद सिंध, एक करवट बदलता हुआ सिंध और एक तरक्की पसंद अफकार जिसमें सिंध की कौमियत का जदीद तस्वर सामने आया, सिंध में तबकाती शऊर का एहा हुआ, जिसमें जमहूरी सवाल को जागीरदाराना आंख से नहीं देखा गया, अवामियत की आंख से देखा गया, और एक पूरी निशात सानिया जो सिंध के समाज में हम देखते हैं
कि 20वीं सदी में पैदा की गई, जिसमें सब मशाहिरों का बड़ा बुनियादी किरदार है। तो ये जो ज़माना है 60s का, उस ज़माने में ये बड़ा नज़रियाती और फिक्री टकराव हुआ अफकार की दुनिया में भी और अदब की दुनिया में भी, जिसमें जो रजत परस्त जो उस ज़माने के लोग थे लिखने वाले, उन्होंने साईं GM सैयद पर बहुत बड़े हमले किए। 2 शख्सियात उनका निशाना थी उस ज़माने में, साईं GM सैयद और शेख अयास। तो अफकार के एतबार से साईं GM सैयद और अदब के एतबार शेख अयास। तो उस सारी वो जो तजाद था फिक्री, और मैं समझता हूँ कि वो तजाद हमारी खुशबख्ती थी कि उस तजाद के नतीजे में सिंधी अदब के अंदर जो अदब तख्लीक हुआ, जहाँ मौलाना गिरामी साहब ने एक बेमिसाल किताब लिखी मशरकी शायरी के फ़नी अक़दार और मयारात, वहाँ इब्न हयात पंवर ने छोटी सी किताब मकाला लिखा था। तो पलियो साहब की भी एक बड़ी क्लासिक बुक है अंधा ऊंधा वेद, जो उन्होंने शेख अयास के दिफा में लिखी। लेकिन जो गैर मामूली बात है वो ये है कि उस ज़माने में पलियो साहब की उम्र ज़ाहिर है कि 1927 उनका जन्म है, तो वो 35 साल की उम्र की उनकी उम्र है। लेकिन जो फारसी, अरबी और उर्दू अदब का गहरा मुताला और जो अशार उन्होंने कोट किए हैं, वो देखकर हैरानगी होती है कि पलियो साहब का उस उम्र में भी ये बहुत गहरा। तो अंधा ऊंधा वेज उनकी एक बड़ी बुनियादी किताब है। 80s के ज़माने में सारी दुनिया में 70s और 80s में ज़ाहिर अदबी तहारीक आती हैं, फिक्री तहारीक जन्म लेती हैं, तो अपने समाजों को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो 70s और 80s में वजूदियत, एग्जिस्टेंशलिज्म की जो लहर थी, वो ज़ाहिर 60 की दिहाई से 50 की दिहाई से ही उसका आगाज़ हो चुका था। लेकिन सिंधी अदब में वो रिवायत, हिंदुस्तान में सिंधी अदब जो लिखा जा रहा था उसमें भी, और जो सिंध के अंदर सिंधी अदब, अफसाना हो, कहानी हो, नावल हो, जदीद शायरी की असनाफ हो, तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर एक और किस्म का तजाद उभर कर सामने आया, जिसमें तरक्की पसंद तहरीक और वजूदियत की तहरीक के बाबैन एक बड़ा बुनियादी तजाद उभरा। और उसके भी सबसे बड़े नकीब बतौर अदबी नकात के तरक्की पसंद तहरीक की जानिब से पलियो साहब ही सामने आए। उन्होंने किताब लिखी अंधा, अपना संधी ज़ात हंजन, साईं जी सिट रहे लतीफ़ साईं जी, त संधी ज़ात हंजन मुंह खोड़े मोती चुने। तो वो भी एक अपने ज़माने की ज़ाहिर मुतनज़ा किताब भी थी, लेकिन उस किताब का बड़ा इम्पैक्ट हुआ और उसने बड़े मुबाहिसों को, मुकालमों को जन्म दिया। इसी तरह हिंदुस्तान में जो अफसाना लिखा जा रहा था जदीदियत के नाम पर, तो वो उस पर उन्होंने खंडहर के नाम से एक बड़ा बेमिसाल एक अदबी तनकीद का उनका मकाला है, जो लिखा उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो तबज़ात सिंधी अफसाना लिखा जा रहा था एग्जिस्टेंशलिज्म के हवाले से। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि पलियो साहब ने वैसे अफसाने भी लिखे, पलियो साहब ने बहुत से मज़ामीन लिखे, और उनकी वो किताब मैंने ही कंपाइल की है, तख्लीकी और तनकीदी अदब के नाम से, जो शाया हो चुकी है, बहुत ज़ख़ीम किताब है, और उसका मैंने मुकदमा भी लिखा है। लेकिन एक दो बातें और इस ज़मीन में मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि पलियो साहब शाह लतीफ़ के भी बहुत बड़े शायर और आलिम थे। जिस अंदाज से, जैसे साईं GM सैयद ने शाह लतीफ़ को कौमियत के नज़रिए से या कौमियत के जज्बे की रूह से देखने का और उस पर शानदार किताब लिखी, गुरबख्शानी साहब ने उनको बतौर एक शायर के असर नो दरियाफ्त किया, तो पलियो साहब ने अगरचे उन पर लिखा नहीं, लेकिन सिंध के अंदर सैकड़ों क्या हज़ारों जलसों में और नशिस्तों में, तकरीरों में, अपने लेक्चर्स में शाह लतीफ़ को जिस तरह से उन्होंने सिंध में मुतारफ़ करवाया, वो एक इनकलाबी अफकार के हामिल, रुझानात के हामिल शाह लतीफ़ का नया तारुफ था, जो अब तो उनके वो तमाम जो तकारीर हैं चंद मुंतखब, वो बड़ी एक ज़ख़ीम वॉल्यूम में वो शाया भी हो चुके हैं। मैं आखिरी बात पलियो साहब पे आऊँ, क्योंकि MS मौर साहब के लिए भी कहा गया है, जो बड़ी है पलियो साहब की शख्सियत का ख़ास एक खुसूसियत थी। अंग्रेज़ी में इल्मी दुनिया में, एपिस्टेमोलॉजिकल वर्ल्ड में एक टर्म इस्तेमाल होती है, और एकेडमिक वर्ल्ड में उसको कहते हैं पॉलीमैथ। पॉलीमैथ जैक ऑफ ऑल नहीं होता। पॉलीमैथ वो आलिम होता है जिसको बहुत से मौज़ूआत पे बड़ी गहरी दस्तरस होती है। तो पलियो साहब की एक बड़ी खुसूसियत ये थी सिंध में, मुल्क में और अपने दौर में, कि पलियो साहब बहुत से उलूम के बड़े गैर मामूली आलिम थे। यानी आप तारीख हो, फलसफियाना मार्क्सी रिवायात हो, अदब हो, क्लासिकल अदब हो, जदीद अदब हो, फारसी का अदब हो, अरबी का अदब हो, हिंदी का अदब हो, पंजाबी ज़बान का अदब हो, सराइकी ज़बान का अदब हो,
वॉल्ट विटमैन हो, उन्होंने तराजिम किए हैं बड़े कमाल उस शायरी के। और वो तो ये जो पलियो साहब की एक कमाल, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये उलूम, जंग का फन हो, दुनिया की जंगी तारीख हो, इनकलाबों की तारीख हो, इन तमाम मौज़ूआत पर पलियो साहब की मज़ाहिब हो, तसव्वुफ हो। तो ये पलियो साहब की शख्सियत का हैरान कुन पहलू था कि एक शख्स एक जिंदगी में इस कदर आलमाना वुसअत और गहराई रखता है, उन उलूम पर दस्तरस रखता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की नई नस्ल को, और ये मैंने बता चुका हूँ कि पॉलीमैथ का मतलब जैक ऑफ ऑल नहीं होता, वो ये होता है जिसको फ्रिज ऑफ कैपरा ने अपनी बड़ी कमाल किताब अनकॉमन विजडम में एक खास टर्म दिया है। ये है कि जो मुख्तलिफ उलूम में मुख्तलिफ नजर आते हैं, दरअसल उनके दरमियान एक नजर ना आने वाली वहदत होती है विजडम की। और जब तक कोई आलिम उलूम की कसरत में विजडम की वहदत को तलाश नहीं करता, वो बड़ा आलिम कहलाने के लायक नहीं होता। तो पलियो साहब पर मैं तो घंटों क्या दिनों बात कर सकता हूँ कि मेरी सारी उम्र अपने वालिदैन के साथ इतनी नहीं गुजरी जितनी पलियो साहब की सोबत में गुजरी है। तो हम उनको हमेशा मोहब्बत करते हैं, याद करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं कि ऐसे बड़े लोग हमारी तारीख में पैदा हुए जिन्होंने हमारे समाज की असर नौ तश्कील की इनकलाबी और अफकार से और तारीख के जदीदाती शऊर से। 2-3 बातें एम.एच. पंवर साहब के बारे में, वो भी इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि जिन पर निशिस्तें हो सकती हैं। अगरचे एम.एच. पंवर साहब ने कभी ज़िंदगी में सिंधी ज़बान में नहीं लिखा, वो अंग्रेज़ी ज़बान में ही लिखते थे। तरबियत के बुनियादी एकेडमिक तरबियत के एतबार से वो एक इंजीनियर थे और इरिगेशन उनका बुनियादी मौजू रहा। लेकिन वो भी हैरान कुन शख्सियत हैं कि आप सिंध की जियोलॉजिकल तारीख किसने लिखी? एम.एच. पंवर साहब ने लिखी। सिंध की माहौलियाती तारीख किसने लिखी? एम.एच. पंवर साहब ने लिखी। सिंध की इकनॉमिक जो जदीद तारीख के उनका बड़ा शरह आफाक मकाला है, इकनॉमिक प्लाइट ऑफ सिंध अंडर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान बनने के बाद सिंध का जो इस्तेसाल माशी हुआ है, वो सारा केस एम.एच. पंवर साहब ने बड़े आलमाना अंदाज से लिखा है। एम.एच. पंवर साहब ने तारीख पर काम किया, सुमरा दौर के बारे में। चूंकि हम लोग ज्यादातर सियासी रोमांस में तारीख को भी रोमांस बना देते हैं, तो जाहिर है कि हमारी जो दास्तानें हैं, जो हमारा तारीख की तरफ रवैया है, ज्यादा रोमानवी है। अभी तक वो ऑब्जेक्टिव हमारी जो लेंस है वो तारीख शनासी में उस तरह से दाखिल कम हुआ है हमारे में। तो ज्यादातर रोमांस है, सहर अंगेजियत है, अपनी तारीख के साथ मोहब्बत है। लेकिन तारीख का क्रिटिकल एनालिसिस, तारीख का डायलेक्टिकल और मटेरियलिस्टिक एनालिसिस, ये बहुत बड़ा काम होता है। आलिम यही काम करते हैं। तो एम.एच. पंवर साहब ने जिंदगी में जहां बहुत से और काम किए, तो उन्होंने सुमरा दौर के बारे में जो मिथ हैं उनको बिल्कुल हिला के रख दिया। और वो जो उनकी किताब है, अब जाहिर है आलिम मुफ्ती नहीं होते, तो आलिम बात करते हैं, तहकीक करते हैं, उनसे आप इत्फाक कर सकते हैं, उनसे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। लेकिन आलिमों का यही कमाल होता है कि वो जुस्तजू की नई जहतें पैदा करते हैं। और मैं आखिरी बात इस पे ख़त्म कर रहा हूँ एम.एच. पंवर साहब की बात, कि सिंध के हवाले से ज़राअत हो, इरिगेशन हो, पानी की तारीख हो, और ये तारीख के मामलात हो, जियोलॉजिकल हिस्ट्री हो, इन तमाम मौज़ूआत पे एम.एच. पंवर साहब, और मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूँ कि उनकी तमाम तहारीर उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन मौजूद है। हम बदनसीब हैं कि इतने बड़े आलमों का इतना बड़ा काम हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन वो आप सारे का सारा काम एम.एच. पंवर साहब की वेबसाइट पर मौजूद है, वो अपलोड हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि एम.एच. पंवर साहब भी हमारी जदीद तारीख के बड़े आलमों में से है। मैं आखिरी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने एक ज़माने में इबरत अखबार का मैं एडिटर था, तो मैंने सिंध के उस ज़माने जो जिंदा लोग थे उनसे इंटरव्यूज़ किए थे सिंध की तारीख पर। वो किताब भी मेरा इरादा है कि शाया होनी चाहिए। वो तमाम इंटरव्यूज़ शाया हुए थे इबरत अखबार में। उसमें बहुत इंटरव्यू थे, डॉक्टर बलोच साहब, हमीदा कुरैशी साहबा का इंटरव्यू था, बहुत लोग थे, पलीजो साहब थे, एम.एच. पंवर साहब का कि मैं सिर्फ मिसाल देकर उनका ख़त्म कर रहा हूँ बात को। मैंने उनसे पूछा कि जो मीर डायनेस्टी है सिंध की तारीख की, वो इतना बहरानी दौर क्यों है? तो जाहिर है कि मीर डायनेस्टी के बारे में बहुत पहलू हैं, उसके बारे में बहुत लिखा गया है, अंग्रेजों ने लिखा है, यहाँ लिखा गया है। अब एम.एच. पंवर साहब का जवाब सुनिएगा। कहते हैं जहाँ बहुत से उसमें मुहर्रिक कार फरमा है, वहाँ ये भी है कि सिंध के दरिया ने 1000 साल के बाद अपना पेट, अपना ट्रैक तब्दील किया था। तो
اس نے بھی ہماری ماحولیات اور ہمارے معاشیات کو بیڈلی افیکٹ کیا اور اس نے اس زمانے کے سیاسی اور سماجی اور معاشی بحران کی تشکیل کی تھی. تو یہ بہت ایک انوکھا پہلو تھا جو. تو اس طرح ان کے مقالوں میں آپ کو سندھ کی تاریخ کے بارے میں اور سماج کے بارے میں بہت غیر معمولی نکات ملیں گے. تو اس وقت تھوڑے سے وقت میں یہی چند باتیں ممکن ہیں. تھینک یو. تمام گھنی مہربانی جامی صاحب, بھرپور انداز میں پانچ مختصر जेको आहे बयान में असांजी वॾियुनि शख़्सियतुनि मुतलिक़ ॻाल्हायो. मुंहिंजे हथ में तारीख़ रिसालो आहे डॉक्टर मुबारक अली जो, जेको कढियो वियो आहे लाहौर मां निकिरे पियो. उन में गुलसन कलमतीअ ते 3 हिसा गुलसन कलमतीअ ते हिन में मज़मून शामिल आहिनि. डॉक्टर मुबारक अली तमामु वॾो तारीख़दान, उनमें नाज़िर महमूद समेत तमामु वॾनि स्कॉलर्स गुलसन कलमतीअ ते लिखियो आहे. हाणे हलूं था असीं फिक्शन जे हिकु वॾे नाले जे सिंधी अदब में नावेल खे जदीद नावेल जे शेप में जेको सिंध वारो हिसो हिंदुस्तान में अॻु में ई असां वटि सिंधी नावेल जदीद रुख वठी चुको हो, पर असां वटि सिंध में जेको जदीद नावेल आहे उहो जेकॾहिं को माण्हू हो, को लेखक हो, त उहो सिराजुल हक मेमण हो, जंहिं सिंध में जदीद नावेल खे बर्पा कयो. उन ई ते ॻाल्हाईंदियूं ऐं उन ई पाए जूं फिक्शन निगार मोहतरमा नूरुल्लाह शाह साहिबा ऐं उनखां सवाइ उन्हनि खे जेको असांजी सिंध जी फ़िक्री धाराउनि ते असरअंदाज़ थींदड़ वॾी शख़्सियत आहे साईं मोहम्मद इब्राहिम जोयो साहिबु. उन्हनि ते बि नूरुल्लाह शाह साहिबा ॻाल्हाईंदियूं. मुझे कहा गया है कि मुख्तसर बात करें, वक्त कम है, दोनों में से एक पर बात करें, लेकिन मैं मुख्तसर सही दोनों पर बात यूँ करूँगी. पहली बात तो ये है, आप में से जो भी सिंधी नहीं समझते और जो सिंधी हैं दोनों, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ी देर पहले हमारे आने से पहले यहाँ जो एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, मैं सचमुच फ़ख्र से जज्बाती हो गई कि सिंध को इतने लोगों ने सजाया, संवारा और उसकी शनाख्त के लिए और ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए काम किया है. किसी भी मैं सिराज, क्योंकि वक्त नहीं है, मैं सिराजुल हक मेमन और जोयो साहब मोहम्मद इब्राहिम जोयो दोनों के बारे में एक साथ बात करती हुई चलूँगी ताकि मुख्तसर वक्त में दोनों बातें हो जाएं. किसी भी ज़बान को, बोली को ज़िंदा रखना तो एक कमाल है ही, जिसे बहुत से चैलेंजेस दरपेश हों, मगर उस ज़बान को, उस बोली को, बोलने वाली कौम को ज़िंदा रखना और जगह रखना, ये उससे भी बड़ा और मुश्किल काम है जो इन लोगों ने किया है. जितने भी नाम यहाँ अभी लिए गए उन समेत, और सिराज साहब और जोए साहब का जब हम जिक्र करते हैं, बातें लंबी हैं कि कहाँ से उन्होंने ज़िंदगी शुरू की और ज़ाती ज़िंदगी. स्कूल टीचर्स, ज़ाहिर है कि हम समझते हैं जिन स्कूल टीचर्स ने अपनी औलाद की सूरत में, प्राइमरी स्कूल टीचर्स और स्कूल टीचर्स, और जिन्होंने अपनी औलाद की सूरत में हमें सिराज साहब जैसे इस कौम को लोग दिए, वो टीचर्स ख़ुद क्या होंगे. सिराज साहब के तो वालिद ने हाफिज़ को सिंधी में तर्जुमा भी किया है. और फिर ज़ाहिर है कि वो सिलसिला आगे. नावल की बात हुई, हम आते हैं डायरेक्टली नावल पर. मैंने भी कहा किसी कौम को ज़िंदा रखना, उसकी ज़बान को ज़िंदा रखना एक और चैलेंज दरपेश रहा है सिंध को 1947 के बाद, कि सिंध की तारीख़ को दफन करने की कोशिश की भी गई. और उस 1947 के बाद की नस्लों को जो तारीख़ पढ़ाई गई वो झूठी तारीख़ पढ़ाई गई, वो ख़ुद डिज़ाइन की गई, जिसमें बिन कासिम और हजाज बिन यूसुफ इनको हीरोज़ बनाकर पेश किया गया, और सिंध के जो असल हीरोज़ थे उनको पस मंज़र में कहीं डाल दिया गया, जिनके नामों का भी यहाँ की नस्लों को भी पता नहीं चल रहा था. सिराज साहब के क्रेडिट पर सबसे बड़ी चीज़ जो जाती है, फ़िक्शन में, नावल में
انہوں نے سندھ کی تاریخ کو ریڈر تک پہنچایا، اسے اس بات پر اکسایا کہ وہ سندھ کی تاریخ کو خود اسے پڑھے اور اسے سمجھے۔ سندھ جن حملہ آوروں کے ضد میں رہا ہے، سندھ میں یہاں کے مقامی حکمران بھی رہے ہیں، مگر سندھ جو حملہ آوروں کے ضد میں رہا ہے، جس میں بڑے بڑے اندھوناک واقعات تاریخ مظہر شاہ جہانی میں آپ پڑھ کر دیکھیں، بڑے المناک، بڑے انسانیت سوز واقعات لکھے ہیں جو سندھ میں مظالم برپا کیے گئے۔ اس پوری تاریخ کا ذکر اپنی جگہ، لیکن اس دور میں سندھ کی جو مزاحمت ہے، سندھیوں کی جو مزاحمت ہے، اور اپنے حکمرانوں کے لیے اور اپنے لیے جو مزاحمت ہے، اور جن ہیروز نے ریزسٹ کیا ہے، جو ہیروز لڑے ہیں۔ سراج صاحب کا جو ناول ہے پڑاڈو سوئی سد، وہی آواز وہی باز گشت، یہ تو شاہ سائیں کا ایک بیت ہے جس میں سے یہ لیا ہوا ہے، لیکن میں اس کو مختصر ترجمہ اگر ابھی لفظی کر دوں کہ جو آواز ہے وہی باز گشت ہے، جو باز گشت ہے وہی آواز ہے۔ اس ناول کا یہ ناول دراصل ابتدا ہے فکشن کی صورت میں سندھ کے ریڈر کو، سندھ کے نوجوان نسل کو، اس دور کی اور بعد میں آنے والی نسل، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اسی طرح سراج صاحب کا ایک صحافی کی حیثیت میں ہلال پاکستان اخبار کو شروع کرنا، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس ہلال پاکستان اخبار کے حوالے سے اور سراج صاحب کی ایک کس طرح کے وہ ایڈیٹر تھے، اور میری اپنی ذاتی بحیثیت ایک نئے لکھاری کے، میرے اپنا جس طرح ان کے ساتھ تجربہ ہے ایک، میں ضرور بیان کرتی مگر ابھی وقت نہیں ہے۔ لیکن ہلال پاکستان اخبار ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے صحافت کو جدید طریقے سے وہ جس طرح سامنے لائے، اور پھر اس کے بعد جو ریاستی جبر ہے اس کے سامنے جھکے نہیں، اور انہوں نے ہلال پاکستان اخبار کو بھی چھوڑ دیا اور آگے بڑھے۔ آگے کا جو کام ہے وہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کسی زبان کو زندہ رکھنا بڑی بات ہے اتنے چیلنجز میں، اور اس زبان کو بولنے والوں کو جگائے رکھنا اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا، اس سے بھی بڑا کام ہے، کیونکہ بولنے والے اگر ختم ہو جاتے ہیں، ان کی شناخت ختم ہو جاتی ہے، تو ظاہر زبان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ ان کی نہ صرف سندھی زبان کے لیے ان کا کام ہے، ماہر لسانیات بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے اس پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی حوالے سے سندھ کے مسائل پر پہلے تو انہوں نے ثابت کیا ہے، اپنی ریسرچ میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ زبان جو سندھی ہے یہ کہیں سے آئی نہیں ہے، اس نے کسی اور زبان کا اثر نہیں لیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو سندھی میں ہمیں ریئرلی کوئی وقت کے ساتھ ہم نے اپنا لیے ہوں گفتگو میں تو وہ اور بات ہے، مگر کتابی صورت میں آج بھی ہمیں ریئرلی فارسی اور عربی کی آمیزش سندھی میں نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایک پیور ایک زبان جو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ زبان، اور ظاہر ہے اس کے لیے انہیں کئی علماء سے اس وقت کے ان کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد کا ان کا جو کام ہے وہ ہے، جیسے میں نے ابھی کہا، یہاں بہت سے نام لیے گئے جس پر سندھ جتنا فخر کرے کم ہے، یہ قوم جتنا فخر کرے کم ہے ان سارے ناموں کے موجودگی میں۔ ان کا آگے کا جو کام ہے وہ ہے سرونٹس آف سندھ سوسائٹی، یہ ایک چند لوگوں کا گروپ جس میں پھر ایک لوگ شامل ہوتے چلے گئے، جس میں سندھ کے مسائل کو، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سندھ کو پیچھے دھکیل دیا گیا 1947 کے بعد، پھر 1 یونٹ کی صورت میں، تو اس صورت میں سندھ کس کرب سے گزر رہا ہے، سندھ کے لوگ کن مسائل سے گزر رہے ہیں، یہ آواز سننا کسی کو قبول نہیں تھی، زبان کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا۔ اس صورتحال میں سندھ سرونٹ سوسائٹی جو
सराज साहब के घर पर जिसकी मीटिंग्स होती थी, और ज़ाहिर है जिसकी इब्तिदा करने वालों में बिल्कुल इब्तिदाई लोगों में वो शामिल थे। सराज साहब, जोयो साहब और हमारे मशहूर एजुकेशनिस्ट गुज़रे हैं, वो भी एक बड़ी शख्सियत हैं जिन पर कभी बात हो, साईं गुलाम मुस्तफ़ा शाह। इन्होंने ये शुरू किया, इन्होंने समझा कि ये ग़ुलाम कौम और ये ग़ुलाम रियासत, और उस ग़ुलाम रियासत को मकामी ज़बान समझ में नहीं आएगी, तो उन्होंने इसका ये सिलसिला शुरू किया कि अंग्रेज़ी ज़बान में मज़ामीन लिखने शुरू किए, सिंध के मसाइल लिखने शुरू किए, जिसे डॉन अखबार मुस्तकिल उसकी इशाअत करता रहा, और आगे किताबी सूरत में भी ये सारे मज़ामीन और खतूत आए हैं। सराज साहब के क्रेडिट पर ये बहुत बड़ा काम जाता है। वो जब तक ज़िंदा रहे ये सर्वेंट्स ऑफ सिंध सोसाइटी के नाम से ये काम चलता रहा। ज़ाहिर है कि उसके बाद उनके इंतकाल के बाद ये दूसरे लोगों के हवाले हुआ, मगर इसमें बहुत से बेनज़ीर भुट्टो समेत बहुत से लोग इसमें शरीक हुए। जोए साहब पर जब हम बात करते हैं, जोए साहब सिंध के वो स्कॉलर हैं, कौम को तो बनाया जाता है, इज्तिमाई तौर पर किसी कौम को ज़िंदा करना, मगर उसका गुर क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, ये टेक्निक ये गुर जोए साहब जानते थे। वह था फ़र्दन फ़र्दन अफराद को बनाना, इंसानों को बनाना। उन्होंने लातादाद, मैं उनके पस मंज़र में इस वक्त मुख्तसर करती हूँ, मगर उन्होंने सिंध में पलीजो साहब के साथ मिलकर अकेले उन्होंने, और स्कूल टीचर रहे, आहिस्ता आहिस्ता आगे चले, लेकिन स्कूल टीचर की हैसियत से उन्होंने इंसानों का, स्कूल टीचर या तो एक काम कर सकता है कि वो उस कौम के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा, मगर एक स्कूल टीचर किस तरह से उस कौम के बच्चों के जहन बनाता है और किस तरह उन्हें इल्म की तरफ लाता है। और उसके बाद जोए साहब की मुसलसल जद्दोजहद, 1 यूनिट के दौर में जोए साहब हों, सिराज साहब हों, पलीजो साहब हों, ये इन सब की मिली जुली जो जद्दोजहद थी जिसने सिंध की शनाख्त कायम रखी। मैं आज भी कोट किया करती हूँ हर उस प्लेटफॉर्म पर जो सिंध से बाहर होता है कि 1 यूनिट के, हमारी नस्लों को भी पता होना चाहिए कि 1 यूनिट के दौर में आपके घर के एड्रेस पर सिंध लिखने पर पाबंदी थी। उस सूरत हाल पर और सिंध की शनाख्त पर जो इन लोगों ने काम किया, उसमें जोए साहब बहुत आगे रहे। जोए साहब के लातादाद मज़ामीन हैं, तर्जुमे हैं, बहुत सा काम है। मैं 3 काम उनके जो है सामने उस पर बात करूँगी। एक ये कि उन्होंने फ़र्दन फ़र्दन अफराद बनाए और सिंधी कौम को दिए। बहुत से अदीब, बहुत से शायर, बहुत से दानिश्वर सिंध में, उनके बाद वाली नस्ल में उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जोए साहब को और रसूल बख्श पलीजो साहब को, जिन्होंने ये अफराद बनाए। जोए साहब की जो सामने किताबी सूरत में जो बड़ा काम है, एक काम है जो उन्होंने सेव सिंध, सेव कॉन्टिनेंट के नाम से लिखा है, और पाकिस्तान बनने से थोड़ा पहले लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान बनाएं, मगर सिंध तो एक खुशहाल ज़मीन है, आप सिंध दे तो रहे हैं, ये केक बेक करके आप प्लेट में रखकर आगे पेश तो कर रहे हैं, ये तो खुशहाल ज़मीन है, इसका अपना वज़ीर आज़म है, ये एक ऐसी ज़मीन है जहाँ जिसका हिंदू अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास जो है, जो कारोबार में दुनिया में आगे है, और हम सब मिलके, हमारी ज़बान एक है, ये चले जाएंगे हमें नुकसान होगा। हमारी ज़बान एक है, हमारी तहज़ीब एक है, मज़हब की बुनियाद पर आप इंसानों को तकसीम नहीं कर सकते। और इसी तरह ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान में जिन्हें तकसीम किया गया, उन पर जो गुज़री और जो मामलात हुए, वो अलग से एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, जिसे हम तकसीम के बाद का इंसानी अलमिया समझते हैं, जो लाखों की सूरत में बर्बादी हुई। सेव सिंध, सेव कॉन्टिनेंट जोए साहब का बहुत बड़ा काम है। एक और
काम है जो साहब का। मैं हमारे सिंधी नौजवान जितने भी यहाँ मौजूद हैं, ये चीज़ है तो हो सकता है इसे उर्दू में तर्जुमा किया गया हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मैं आप सबको मशवरा दूंगी कि वो ज़रूर पढ़ें। और ये कमाल है, ये किसी ज़बान में कमाल नहीं हुआ है, ये सिंधी में कमाल जो साहब का है। शाह सच्चल सामी तारीख को शायरी की नज़र, उस दौर के शायरों को सामने रखकर तारीख को कैसे बयान किया जाता है, और उस दौर का अदब, अगर आप उसको पूरा फिक्शन ही कहते हैं, शायरी सिर्फ ना कहें, अलग कर लें, आर्ट कर लें उसको, फिक्शन को। लेकिन इतने बड़े शाह सच्चल और सामी को जिस तरह उन्होंने सिंध की तारीख और सिंध के हालात के पस मंज़र में बयान किया है, या शाह सच्चल और सामी की शायरी के पस मंज़र में जिस तरह उन्होंने सिंध की तारीख को, सिंध के हालात को, सिंध के कर्ब को, सिंध की मज़ाहमत को जिस तरह उन्होंने बयान किया है, ये एक ऐसा कमाल है जो किसी ज़बान में नहीं लिखा गया। आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। हमारे इस मशाहिर सिंध के मंच पे उर्दू में लिखने वाले ज़रूर हैं, लेकिन सिंध के हैं, और सिंधी अदब पे उर्दू में अगर कोई किताब, ज़ख़ीम किताब लिखी गई है तो वो मज़हर जमील साहबी ने लिखी है। हम उनको इस मंच पे मशाहिर सिंध, वो ख़ुद वे सिंध के मशाहिर हैं, भलीकार कहते हैं। और मैं उन्हें गुजारिश करूँगा कि जो मशाहिर सिंध पे अदब के सितारों पे गुफ्तगू हुई है, उन पे अपने ख्यालात का इज़हार करें। मज़हर जमील साहब। ख़वातीन हज़रात, 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में सिंधी ज़बान और अदब के बारे में ये ख़ुसूसी इजलास आपने शिरकत फरमाई, और इतनी अहम तकरीरें इस मौजू के हर पहलू से पेश की जा चुकी। मैं इस मौजू के हवाले से तो कुछ अर्ज़ करना नहीं चाहता, इसलिए सारी बातें कही गई, सिवाय इसके कि अब मेरे लिए तो कुछ कहना नहीं है, सिवाय इसके कि मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूं, और कि आपने इतने इन्हमाक से ये तकरीरें समाअत फरमाई, और कॉन्फ्रेंस इजलास की इख्तिताम का ऐलान किया जाए। जी हाँ, मैंने सिंधी अदब के हवाले से जहाँ तक हम देखते हैं कि जदीद सिंधी अदब ख़ास तौर पर, जो कि जिसकी इब्तिदा हम 100 साल से लेके करते हैं, 100-150 बरस, यही मुद्दत जो है उर्दू अदब की, जदीद उर्दू अदब की भी है, क्योंकि ये और जदीद उर्दू अदब भी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़माने से शुरू हुआ था, और वही ज़माना यहाँ पर नए लिखने वालों का शुरू हुआ था। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस ज़बान और अदब को जिस तरह से एक बहुत मुख्तसर मुद्दत में एक पसमानदा ज़बान की जगह से उठा करके एक जदीद तरक्की पसंद और तरक्की याफ्ता ज़बानों में शामिल किया गया, तो ये कमाल की बात है। ये हमारे यहाँ किसी और ज़बान की तारीख़ में ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन सिंधी ज़बान और अदब के सिलसिले में आप देख लीजिए कि ये शाह लतीफ़ के ज़माने से लेकर के शाह लतीफ़, सच्चल सरमद, और उसका एक सन्नाटा था, लेकिन ख़ास तौर पर नस्म बिल्कुल सर। अब उसके बाद जब जदीद सिंधी अदब की तहरीक शुरू हुई तो उसने इतनी तेज़ रफ्तारी से तरक्की की, और कि उसकी बहुत सारी दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों से और अदब से आगे निकल गया। तो ये एक बड़ी बात है, और हमें उन तमाम लोगों को आज के जलसे, आज की इस नशिस्त में भी उन्हें याद किया जाता रहा है, और हमेशा याद किया जाता रहेगा। और
मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस नमाज से इस आज की कार्रवाई में समाप्त फरमाई। शुक्रिया। समूरन पैनलिस्ट ऐं समूरन ॿुधंदड़नि जी तमामु घणी महिरबानी। अॼोकी हीअ निशिस्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे।